तो चलिए फिर थर्ड वीडियो आज मैं रिलीज करने जा रहा हूँ किस पे, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ केवल लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं यहाँ केवल अपने आप को, इससे पहले सेकंड वीडियो में मैंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की मैंने स्टडी की दे वर फॉलोइंग ओवर द ऑर्डर ऑफ 1 एज वेल एज डिग्री ऑफ 1। लेकिन अब इस तीसरे वीडियो में मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा कि आपका जो क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा, बट आई कैन नॉट से वेदर इट विल बी ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3। सो आई एम गोइंग टू टेक अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द ऑर्डर ऑफ 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और विद द लार्जर वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। और वैसे भी मुझे एक चीज तो क्लियर है, आप डिग्री को तो हायर बोल ही नहीं सकते। अगर मैंने एक बार आपको ये बोल दिया कि आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन आज क्या करने जा रहे हो, डिस्कस करने जा रहे हो, वो क्या है, अगर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका डिग्री तो कहीं ना कहीं क्या होगा, 1 ही होगा। दैट मींस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with the nth order, that will be a generalized value. Is that part clear? So now we are going to discuss about the linear differential equation. We are going to discuss about the linear differential equation. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फर्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर क्वालिफाई करने के लिए व्हाट इज द बेसिक नीड एंड व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। अगर नहीं क्लियर है तो आप पहले वीडियो में जरूर जाके देखना, वहां मैंने कोई से भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं किया है, मैंने वैराइटीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के नेचर के बारे में बात किया है। ठीक, अगर मैं रिकॉल करूं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट दिखता है मुझे, द फॉर्मेट यूज्ड टू बी, फॉर्मेट अगर मैं देखने की कोशिश करूं, द फॉर्मेट यूज्ड टू बी dny by of dx to the power n. Let's take an plus an minus 1 dn minus 1 dy divided by of dx to the power n minus 1, and here let's take it's the a1 dy by of dx plus of a naught is equals to of x. मैंने क्या लिया है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है। तो किसी को भी अगर यहाँ डाउट होगा कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोला जाता है, तो आप मेरे पहले वीडियो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कीनली ऑब्जर्व करना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर ने बिल्कुल हूबहू लिखा है। ठीक, तो आज का जो मेरा बेसिक एम है वहां मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करना है, और वो भी उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करना है जहां की इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है। इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है। तो पहले पार्ट में मैं बात करूंगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में तो है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है। दैट मींस an minus 1 till a naught, they all are constant. That means they are no more function of x. अगर ये फंक्शन ऑफ x भी होते still it would have been a linear form of differential equation, बट मैं अपने को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं अगर आपके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है। और वैसे भी ध्यान देना ये गेट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में फिर पढ़ाया है कि जितने भी आपके आरएलसी सर्किट होंगे फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इवन अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप मास का, डैम्पिंग का, स्प्रिंग में अगर कांस्टेंट का अगर आप कंपोनेंट्स अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट ही होंगे। तो यार गेट में आपसे पूछा क्या जाएगा, वही चीज पूछा जाएगा जो कायदे से आप किसी भी इन फ्यूचर स्टडी में यूज करने जा रहे हो, जिस भी मैथमेटिकल टूल का। तो यार अगर आपका आरएलसी सर्किट जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट के अलावा अगर कुछ दूसरा दे ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आप जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करोगे, डेफिनेटली वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं इसके कोएफिशिएंट्स की स्टडी जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट के फॉर्म में ही होनी चाहिए। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि गेट में इंपॉर्टेंट क्या है, गेट में वही इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपके इन फ्यूचर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करता दिखे। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लूँ, आज से 20 साल पहले बीजेटी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते थे, उसके बाद जेफेट के प्रॉब्लम आना चालू हुए, और अभी मॉस के प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी करंटली जितने भी एम्पलीफायर्स या जितने भी लैपटॉप्स, जितने भी मोबाइल्स, जितने भी आईपैड्स वगैरह डिज़ाइन हो रहे हैं वो सब के सब मॉस बेस्ड सर्किट से डिज़ाइन हो रहे हैं। तो यार अगर बाय द वे अभी करंट ट्रेंड जो है वो बीजेटी का नहीं है, मॉस का है, तो डेफिनेटली आपसे प्रॉब्लम भी किसके पूछे जाना चाहिए, मॉस के पूछे जाने चाहिए। तो जिसकी प्रैक्टिकल वायबिलिटी अगर ज़्यादा है उससे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आते हैं। आपको पता है आरएलसी सर्किट, आंख मूंद लो
कभी भी बनाएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाएगा, और उसमें भी जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट। क्यों? आप चाहें तो मेरे पहले वीडियो को देख लेना, तो देख के भी समझ में आ रहा है कि गेट के एस्पेक्ट से इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट पार्ट क्लियर? तो यहां अगर बाय द वे आप इसका जनरल सॉल्यूशन खोजते हैं तो आप इसके जनरल सॉल्यूशंस को दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, ध्यान देना। तो अगर ये आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं स्टडी करूं, इफ वी टॉक अबाउट इट्स जनरल सॉल्यूशन, y is equals to, you'll have the two part, you'll have a complementary function which is also called CF, and you'll have particular integral। तो आप ये जरूर लिख लेना, CF stand for complementary function and similarly PI stands for particular integral। Even the CF is also referred as the solution of homogeneous form of लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं क्यों, आगे जाके देखता हूं मैं, ठीक है। तो अब मेरा बेसिक एम ये होगा कि इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपको मैं वैराइटीज ऑफ द प्रॉब्लम लेके मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखाऊं, और वैराइटीज ऑफ द प्रॉब्लम लेके मैं इसका क्या निकालना सिखाऊं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाऊं। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल। इज दैट पार्ट क्लियर? सो मैं ये देखूंगा कि हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ CF एंड हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ PI। सो माई बेसिक फोकस एट फर्स्ट इंस्टेंस विल बी ओवर द CF। तो अब मैं फोकस करने जा रहा हूं द कैलकुलेशन ऑफ CF, कैलकुलेशन of CF। कैलकुलेशन ऑफ CF करना कैसे है? तो यार एक चीज क्लियर रखना, कैलकुलेशन ऑफ CF के लिए क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पिक करना है। तो आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पिक करने के बाद x को क्या फीड करना है, 0 फीड करना है। तो अगर ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको पिक करें और वहां x की वैल्यू को क्या करें, 0 फीड करें। तो कायदे से ये पूरा का पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ इट्स गोना बी होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सबसे पहला क्या होगा, स्टेप होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ CF। ठीक, दूसरा सेकेंड, now we'll talk about the differential operator। now we'll be talking about the differential operator। I am taking it capital D। और इस प्रॉब्लम में अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो कैपिटल ऑपरेटर d जो डिफाइंड होगा वो डिफाइंड होगा dy ऑफ dx से। अगर ये dt होता तो ये डिफाइंड होता dy ऑफ dt से। मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या माना हुआ है, d माना हुआ है। ठीक, थर्ड जो स्टेप है, अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहां फीड करेंगे, आप अपने लीनियर इक्वेशन में, और लीनियर इक्वेशन में आपने पहले ही कैपिटल X की वैल्यू को 0 रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूं आप फीड करने जा रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर को कहां, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आप फीड करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, an d टू द पावर n प्लस an माइनस 1 d टू द पावर n माइनस 1 डैश डैश a1 d प्लस ऑफ a0, और सब में क्या है, y कांस्टेंट है, y आप कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अग्री करते हैं? अब आएंगे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना। फोर्थ स्टेप पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, y को आप कहां, राइट में ट्रांसफर करके 0 कर सकते हैं, और आपके पास क्या आया है, इक्वेशन आया है an d टू द पावर n an minus 1 d to the power n minus 1 a1 d plus a0 is equals to of 0, and this particular equation is called the auxiliary equation for the given linear differential equation with a constant coefficient। ये है आपका auxiliary equation। ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो बेसिकली आपके CF के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने जा रहे हैं। सो पहले प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए कहां तक जाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस तक जाएंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशंस पे जैसे पहुंचे यू विल गेट द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर मैं फॉर्म देखता हूं तो फॉर्म क्या होने जा रहा है, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ d and at right side you will have 0। In fifth case what we are going to do, we are going to calculate the roots of the auxiliary equation। we are going to calculate that। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट जैसे निकले
आप CF को आराम से प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो एनीवेज, बाय टेकिंग द वेराइटीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सट्रापोलेट हाउ कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट रूट हाउ कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ CF। सो वी आर गोइंग टू टेक अ टेबल, और मेरे को लगता है कि ये टेबल सबकी कॉपी में अच्छे से होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट। Agreed? So here I am going to discuss about the serial number. We can have the varieties of the structure of the roots, and thereafter we'll have the mathematical root itself. We'll be having roots over here, roots, and at the same time we'll be discussing about the nature of the root, nature of the roots. And once this part is done, straight away we are going to write its equivalent CF. We are going to predict its complementary function. This. ठीक है? तो सबसे पहला मैं एक रूट ले रहा हूं. The first root I am going to take. The first root is gonna be, just a minute. The first root is gonna be, let's take, it's a M1. It's a M1. M1 का मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू कहीं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो हो ही नहीं सकती, रियल ही होगी. क्यों? अगर केवल एक रूट होगा तो इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी अगर रूट्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी फॉर्म में तभी जाएंगे जब वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में हो. और अगर एक सिंगल रूट रखा हुआ है तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, सिंगल, और साथ में क्या है, रियल. अगर ऐसा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 e टू द पावर M1x. ठीक. सेकेंड, इफ यू हैव गॉट M1 एंड M2, दैट मीन्स आपके पास क्या है, डबल रूट है, डबल रूट्स हैं और दोनों के दोनों क्या है, रियल है. सो हियर ऑल्सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, एंड हियर इट्स गोना बी C1 e M1x प्लस C2 e टू द पावर M2x. ठीक, इधर पार्ट क्लियर. तो यार सब लोगों को ये क्लियर होना चाहिए. अगर M1 M2 की जगह में अगर M3 होता सो इट वुड हैव बीन C1 e टू द पावर M1x प्लस C2 e टू द पावर M2x प्लस C3 e टू द पावर M3x, so on and so forth. Similarly, you can have the another structure where M1 and M1, that means roots are still real and repeating. अगर रियल और रिपीटिंग होगा तो इसका स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ C1 प्लस ऑफ C2x e टू द पावर M1x. ठीक. अगर यही प्रॉब्लम M1 और फिर से M1 होता सो इट वुड हैव बीन C1 प्लस C2, सॉरी आई विल रिपीट इट अगेन, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू द पावर M1x, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यू कैन एक्सट्रापोलेट, बट इतना लार्ज प्रॉब्लम आने नहीं जा रहा. फोर्थ, again if you have two number of roots but the nature is gonna be in a form of complex conjugate. Let's take alpha plus minus j beta. Agreed? So here how many number of roots you have? Two roots you have, and that twin complex conjugate format. Complex conjugate format. And here the result used to be e to the power alpha x C1 cos beta x plus C2 sin beta x. Agreed? Similarly, even you can have the fifth one. आप यहां ले सकते हैं, बाय द वे M1 भी है और अल्फा प्लस माइनस जे बीटा भी है. तो इसका मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. आप इसका और इसका कॉम्बिनेशन आराम से लिख सकते हैं. इसका और इसका कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले आप इंक्वायर कर लें किसको, M1 को. ये होगा C1 e टू द पावर M1x प्लस अब अल्फा प्लस माइनस जे बीटा के कारण भी कोई फैक्टर आएगा. चलो मैं इसको नीचे ले लेता हूं. प्लस ये होगा e टू द पावर अल्फा x, रादर राइटिंग इट C1, नाउ आई विल बी राइटिंग C2 cos ऑफ बीटा x प्लस ऑफ C3 साइन ऑफ बीटा x. ठीक है.
साइन ऑफ बीटा एक्स, सॉर्ट ऑफ दिस। ठीक है, इवन एक लास्ट केस भी हो सकता है, अगर आपके रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में है और रिपीटेड है, सॉर्ट ऑफ दिस, यू कैन हैव सॉर्ट ऑफ दिस अल्फा प्लस माइनस जे बीटा, अल्फा प्लस माइनस जे बीटा। दैट मीन्स द रूट्स आर व्हाट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड दैट टू रिपीटेड। यहां आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, ये होने जा रहा है, ध्यान देना, e टू द पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन ऑफ बीटा एक्स। Is that part clear? Sort of this बीटा एक्स। यार एक चीज ध्यान देना, आपको शायद यहां से क्लियर नहीं हुआ होगा, रूट एक कब आएगा, रूट एक कब आएगा, जब आपके गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो, 1। ऑर्डर 1 होने का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या होगा, 1 होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म अगर 1 होगा तो यहां d टू द पावर n में n का पावर क्या होगा, 1 होगा। और अगर बाय द वे आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन विद ऑर्डर ऑफ 1 बना तो उसमें केवल d की एक वैल्यू निकलेगी। तो अगर बाय द वे यहां अगर देखता हूं तो ये जो रूट्स निकले हैं, रूट्स का बिहेवियर नेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां से आप क्लियर बता सकते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव या फिर आपके डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म वो कितना है, 1 है, कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, 2 है। क्यों, अल्फा प्लस जे बीटा और अल्फा माइनस जे बीटा दो रूट्स बनाएंगे, 2 हैं, यहां 3 है। m1 अल्फा प्लस जे बीटा और अल्फा माइनस जे बीटा कितने हैं, 4 हैं। अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा माइनस जे बीटा और साथ में क्या है, रिपीटिंग है। तो यार अगर जितने भी डेरिवेटिव टर्म होंगे, जितने भी आपके क्या होंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपको बेसिकली डिसाइड करने जा रहे हैं आपके जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो अगर इसका ऑर्डर 1 है तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, 1। 2 है तो कितना होगा, 2। 2 है तो कितना होगा, 2। सिमिलरली यहां कितना है, 2 है तो कितना होगा, 2। C1 एंड C2 यहां कितना है, 3। 1 2 3, इसलिए मैंने इसको C1 के साथ इसको C1 नहीं लिखने दिया, मैंने C2 और C3 भी क्या किया था, इनबोल्ड किया था। और यहां आपके टोटल नंबर ऑफ क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे 4 होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्या है, रूट्स फ्रॉम द ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर 4। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पावर गया होगा, d का पावर 4 गया होगा। d का पावर 4 तब गया होगा जब ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन स्मैश दिस प्रॉब्लम इजीली। बट यहां से कुछ चीजें क्लियर रखना, CF जब निकाल रहे हैं तो तब आप कैपिटल X की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, वेयर इट हैज गॉन। तो इसका मतलब CF इज द सॉल्यूशन ऑफ पूरे के पूरे किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने x को अगर 0 फीड कर दिया तो CF जो है वो किस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो होमोजीनियस पार्ट ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि आपने कैपिटल X को तो 0 रखने के बाद ही इसका कैलकुलेशन किया है। दूसरा, behavior या nature of CF is completely depends on the type of roots. If they are real, they'll have the different sequence. If they are complex conjugate, they are having the different sequence. And similarly, if they are real and repeating, or maybe complex conjugate and repeating, according to that you'll be getting the different outcome. और एक चीज ध्यान देना, ये पूरी की पूरी स्टडी आप कंट्रोल सिस्टम में करने जा रहे हैं। कहां पर, जो आप सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दी सिस्टम की स्टडी जो करने जा रहे हैं वो कुछ नहीं है, केवल CF की स्टडी है। आप चाहो तो कंट्रोल का मैं थोड़ा सा डिटेल यहां भी बताने की कोशिश करूंगा, तो आप वहां जाके ये देखोगे कि जीटा की वैल्यू सर 0 से 1 के बीच में अंडर डैम्ड होता है, जीटा इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होता है, क्रिटिकली डैम्ड होता है, जीटा ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, ओवर डैम्ड होता है। ये सब कहानी आप आसानी से क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये कहानी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, द थिंग्स हाउ कैन गो एंड न्यूमेरिकली हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस पार्ट। अग्रीड? तो चलिए अब मैं फटाफट कुछ न्यूमेरिकल लेता हूं, और उस न्यूमेरिकल में मेरा बेसिक एम होगा इज जस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ CF। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसके बाद मैं फोकस करूंगा PI पे, और जो थर्ड पोर्शन होगा आई विल बी टेकिंग CF एंड PI टुगेदर एंड आई विल ट्राई टू गेट द complete general solution for the given linear form of the differential equation. So I'm just going to rubbing it out. Agreed? The first problem could have been like d square y divided by of dt square
plus of 3 dy by of dt plus of 2y is equals to of maybe t square. तो यार इस प्रॉब्लम को देख के एक चीज़ तो अच्छा आसानी से समझ में आ गया होगा सर, ये बिल्कुल क्या है, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। और साथ में लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी इसके कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, अभी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब परफेक्ट ये प्रॉब्लम है किसका, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। मेरा बेसिक एम क्लियर रखना है इस पूरे के पूरे सेगमेंट में इज टू गेट द वैल्यू ऑफ सी एफ। मेरे को इस प्रॉब्लम का क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालना है, सी एफ कैसे निकालोगे मेरे भाई, सी एफ के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, कैपिटल एक्स को क्या करोगे, जीरो करोगे। कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ कंपोनेंट होता है। यहां आप चाहो तो इसको कैपिटल टी भी लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल एक्स मैंने इसलिए लिखा था इट यूज्ड टू बी फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो कहीं ना कहीं राइट में जो फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, टी स्क्वायर को जीरो फीड करोगे, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, डी बाई ऑफ डी टी को एक डिफरेंशियल ऑपरेटर मान लिया मैंने, कैपिटल डी ले लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे और इसके रूट्स निकालोगे। चलो फटाफट निकाल लेते हैं। तो यहां से अपन क्या लिखे हैं उसको लिख सकते हैं, चलिए ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। सो हियर इट कुड बी डी स्क्वेयर ऑफ वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वाई प्लस 2y, और इसको तो आपने जीरो रखने पहले ही बोला मैंने, ठीक। सो हियर इट्स अ 3 नो 3। आप y कॉमन निकाल के राइट में शिफ्ट कर दें तो जो कंपोनेंट बचेगा होगा डी स्क्वायर प्लस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2, y कॉमन निकाल के कहाँ चला गया, जीरो पे। और ये है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके रूट निकालना बड़ा आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका एडिशन 3 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 2 हो, तो वो नंबर होंगे 2 and 1। आप इसको आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 2 हो, और एडिशन क्या हो, 3 हो। तो कुछ ऐसा होगा 2d प्लस d प्लस 2, और यहाँ से होगा इक्वल्स टू कितना, 0। तो आप यहाँ से d कॉमन निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा d प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा d प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो यहाँ से रूट्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं d प्लस 1, आप d प्लस 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लिए इज इक्वल्स टू 0। तो d की दो वैल्यूज निकली हैं, -1 -2। दोनों के दोनों क्या है, रियल है, और दोनों के दोनों क्या है, रिपीटेड नहीं है, या फिर मैं बोला जाए क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका रिजल्ट निकालना बड़ा आसान है। तो आप यहाँ से इसका सी एफ आसानी से निकाल सकते हैं। सर आपका जो सी एफ होगा वो कितना होने जा रहा है, ध्यान देंगे, विच इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर m1 आप -1 को ले लीजिए। या ध्यान देना वहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके लिए पूरा का पूरा सी एफ कंक्लूड किया गया है वहाँ x था, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। सो e टू द पावर -1 into t, सो इट विल बिकम C1 e टू द पावर -t। सिमिलरली प्लस C2 e to the power, the next component was m2, and the m2 is here nothing but the -2. The -2 will get multiplied with t, so here is gonna be -2t। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, अगर ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और आपको अगर CF निकालने की जरूरत पड़ गई है, so straight away we can easily calculate this as well। अग्री? तो ये तो आपने CF निकाला, ठीक। अगर बाय द वे इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा फिर से चेंज करता हूं, तो जो चेंजेस मैं ला रहा हूं केवल इसी प्रॉब्लम में ही लेके आ रहा हूं, तो आप फटाफट क्या कर पाओगे, इस प्रॉब्लम को आसानी से एड्रेस कर पाओगे। देखिए अगर छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने इसको क्या चेंज कर दिया, 2 कर दिया, और इसको भी मैंने क्या रहने दे दिया, 2। सो व्हाट आर द चेंजेस यू विल हैव, इट विल बिकम 2 ओवर हियर, इट विल बिकम 2 ओवर हियर। और एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ जो रूट्स आने जा रहे हैं वो रियल नहीं है। या तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, या फिर आपको ये ध्यान होना चाहिए, बट एनीवेज चलिए निकाल लेते हैं। तो एज पर द फॉर्मूला इट यूज टू बी -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई ऑफ 2a। चलिए ये a का कंपोनेंट 1 है, b का कंपोनेंट 2 है, और c का कंपोनेंट क्या है, 2 है। चलिए रखते हैं, तो इट विल बिकम -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 4 into 1 into c which is equals to of 8. So this becomes sort of this 2 into 1, that is 2. So here is gonna be -2 plus minus 4 minus 8, that's a -4. So -4 can be written as 2 of j divided by of 2. So from here the roots of the auxiliary equation was got to be -1 plus minus j, -1 plus minus j। Agreed?
अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी कि यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपके रूट्स जो हैं वो किस फॉर्म में फॉर्मेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉन्जुगेट के फॉर्म में है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो होगा e⁻, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 है, किससे मल्टीप्लाई करेगा, x, अब ये होगा t विद इन अ ब्रैकेट c1 cos बीटा, बीटा ध्यान देना यहाँ पर कितना है भाई मेरे, 1 है, इंटू t प्लस c2 साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी। ये है आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम का CF। अग्री, इज दैट पार्ट क्लियर? यार आपने शायद ये चीज ध्यान दिया या नहीं दिया, आप जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ते थे, कंट्रोल सिस्टम, यहां 2 की जगह में क्या होता था और यहाँ क्या होता था, इसकी जगह में ω_n² होता था। अगर आप सेकेंड ऑर्डर क्या सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, और यहाँ क्या होता था 2ζωn, ठीक। और आपको ये बोला गया था अगर जीटा एग्जैक्टली अगर 0 रहा तो ये होगा अनडैम्प्ड सिचुएशन, अनडैम्प्ड सिचुएशन। जीटा इन बिटवीन 0 से 1 रहा तो ये होगा अंडर डैम्प्ड सिचुएशन, अंडर डैम्प्ड सिचुएशन। जीटा प्रिसाइजली अगर 1 रहा तो ये है क्रिटिकली डैम्प्ड सिचुएशन, और जीटा जैसे एक्सीड किया 1 को सो इट्स कॉल्ड ओवर डैम्प्ड सिचुएशन। आपको थोड़ा सा इसका कर्व अगर ध्यान हो, अंडर डैम्प्ड सिचुएशन में, अनडैम्प्ड सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, सस्टेन्ड ऑक्सिलेटरी था। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या, उसमें कोई रिडक्शन नहीं देखने को मिला था, इसमें आपके मैग्नीट्यूड में रिडक्शन देखने को मिला था। जीटा इज इक्वल्स टू 1 वॉज क्वाइट एक्सपोनेंट एंड जीटा ग्रेटर देन 1 वॉज स्लगिश एक्सपोनेंट। ये लेकिन ये पूरा का पूरा फीचर आया कहाँ से यार, पूरा का पूरा फीचर जो आया है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आया है। सोच के देखो कैसे, ध्यान दो, जीटा इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा समझने की कोशिश करना तो मैं ज़्यादा अच्छे से इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को क्या कर पाऊंगा, समझा पाऊंगा। देखो कहानी ऐसी है, कंट्रोल में आपने इसको 2ζωn और इसको ω_n² माना है। मैं अभी इसको मैथ्स में मान के चल रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैथ्स में इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान के चल रहा हूँ a बाई डिफॉल्ट मैंने क्या ले लिया है 1, ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है इसको मैंने माना हुआ है b, और ये पूरा का पूरा कंपोनेंट को मैंने माना हुआ है c। तो इसका मतलब मेरे लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन वैलिड है, मेरे लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन वैलिड है वो है कुछ ऐसा, d² y डिवाइडेड बाय ऑफ dt² प्लस ऑफ बीटा dy बाय ऑफ dt और cy इज इक्वल्स टू ऑफ, लेट्स टेक कोई इनपुट, चलो कैपिटल X लेता हूं मैं, या फिर कैपिटल T ले सकते हो। इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। थोड़ा एक चीज बताएंगे, कब इसके रूट्स जो होंगे किस किस फॉर्म में फॉर्म करेंगे। यार एक चीज ध्यान देना, अगर इसका ऑर्डर 2 है तो डेफिनेटली इसके रूट्स 2 तो आएंगे ही आएंगे। 2 रूट्स कैसे आ सकते हैं, पहला रूट ध्यान देना, समझ के देखना क्या है, m1 और m2 ये दोनों के दोनों क्या हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, दोनों के दोनों रियल हैं और क्या है, रिपीटिंग है। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में है। वहां अल्फा कभी नॉन जीरो भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये केवल 3 कंडीशन ही तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ जीटा को रिफर करती हैं, और वही वैल्यू ऑफ जीटा तो कहीं ना कहीं आप कहां से एड्रेस कर सकते हैं, अपने कंट्रोल सिस्टम से एड्रेस कर सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। चलो अगर आप इसके रूट्स निकालते हैं तो रूट्स में सबसे पहले क्या होता है, माइनस ऑफ बी, इसके बारे में कोई ज्यादा इशू नहीं है, रूट ओवर b² माइनस 4ac। b² क्या है, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ऑफ 2a। मेरा बेसिक कंसर्न बाकी कंपोनेंट नहीं है, मेरा बेसिक कंसर्न ये है, ध्यान देना, अगर b² माइनस ऑफ 4ac, थोड़ा सोच के देखना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर लेसर देन 0 है, b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो कहानी क्या होने जा रही है, इस केस में आपका जो रूट ओवर के अंदर एक निगेटिव वैल्यू बनेगी और जो ये पूरे के पूरे नंबर को क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। और अगर ये नंबर कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपके पास e⁻∝x, अल्फा पॉजिटिव है निगेटिव हो, लेकिन आपके पास एक ऑस्किलेशन का कंपोनेंट आएगा ही आएगा।
ठीक, चलो सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान के चल रहा हूं जो क्या है आपके पास अल्फा का कंपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है फॉर द टाइम बिंग। इसका मतलब ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। मैं केवल कंसंट्रेट कर रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। एनीवेज कंट्रोल के हिसाब से बी की जगह में क्या था, 2 जीटा ओमेगा एन, इसको स्क्वायर करो 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 4 a इंटू सी। अगर मुझे लेस देन 0 चाहिए तो पहली बात जो कंपोनेंट कॉमन है वो बाहर करो, ठीक। इसका मतलब जीटा स्क्वायर माइनस 1 हैज टू बी लेस देन 0, और ये जो रेंज आएगा वो आएगा जीटा इज इन बिटवीन -1 टिल +1, ठीक। इसका मतलब यह है कि इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे जब आपकी जीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, और रूट्स जब इमेजिनरी होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कॉस बीटा और साइन बीटा का कंपोनेंट है ये आपके रिस्पॉन्स को ऑस्किलेट करेगा ही करेगा। अगर मैं एक स्टेबल सिस्टम मान रहा हूं जहां जीटा की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तो मुझे ये समझ में आता है इफ जीटा इज इन बिटवीन 0 to 1 आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, ऑस्किलेटिंग इन नेचर होगा। निकला कहां से है, अभी भी कहां से, डिफरेंशियल इक्वेशन के CF के पार्ट से निकला हुआ है। अग्री करते हैं। सिमिलरली जिस दिन बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, उस समय आपके पास 2 रूट्स होंगे। कहां गए 2 रूट्स होंगे और वो क्या होंगे, रिपीटिंग इन नेचर होंगे, ठीक है। 2 रूट्स होंगे और क्या होंगे, रिपीटिंग इन नेचर होंगे। आपको देख के समझ में आ रहा है ये क्या है, परफेक्ट एक्सपोनेंट फंक्शन है। और वो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac क्या हो जाए, 0 हो जाए। और उस केस में आपको जीटा कितना रखना होगा, 0 रखना होगा। जीटा कितना रखना होगा, 0 रखना होगा। तो यार एक चीज ध्यान देना, इस पूरे के पूरे केस की स्टडी है, एप्लीकेशन पार्ट ही तो मैंने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर करूंगा तो वो जाके कंपैरिजन किससे हो जाता है, जीटा से हो जाता है। भाई जीटा की अलग अलग कहानी को घर में जाके प्यार से स्टडी करना, कंट्रोल सिस्टम में फिर से पढ़ाऊंगा। तो जीटा का जो अलग अलग रेंज होगा वो अलग अलग नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स को क्या करता है, फीड कराता है। एंड उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी यही है। क्यों, क्योंकि जीटा ही बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या है, हार्ट है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ही आपके प्रॉब्लम को एक अलग अलग आयाम देगा, अलग अलग एंगल देगा। ये इसी प्रॉब्लम को इमेजिनरी बना सकता है, 0 हुआ तो ये रूट्स को रिपीटेड बना सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जुड़ और घट के ये 2 अलग अलग रियल वैल्यूज बनाएगा। मतलब कि प्रॉब्लम आपके 3 किसी भी कंपोनेंट में फॉल्व कर सकते हैं, और आपके गेट में इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं था, ठीक है। सो एनीवेज आप इसको बैठ के आराम से डिस्कस करना। बट एनीवेज अगेन आई एम कमिंग बैक, आप इसको घर में बैठ के आराम से डिस्कस करना। और वैसे भी मैं कंट्रोल सिस्टम में इसको फिर से अच्छे से एनालाइज करूंगा। चलिए इसी सीक्वेंस में इवन अपन लेबनीज फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी निपटा लेते हैं। देखो लेबनीज फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आप अगर स्टडी करेंगे, सो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर विद इन, ये था आपका dy ऑफ dx प्लस py इज इक्वल्स टू ऑफ कितना, q। यार एक चीज ध्यान देना, अगर लेबनीज फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर p कांस्टेंट होगा तो उस प्रॉब्लम को आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां मैंने पूरा का पूरा CF का जो कंसेप्ट दिया था वो तब दिया था जब आपके कोएफिशिएंट्स क्या रहे हों, कांस्टेंट रहे हों। तो आप इस प्रॉब्लम को वहां से भी निपटा सकते हैं। q को आप 0 माने, CF निकालें, और q का रेफरेंस लेके pi निकालना मैं सीख रहा हूं। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए तो इसके लिए एक प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं। प्रॉब्लम कुड बी लाइक 2y इज इक्वल्स टू मे बी 5 फॉर द टाइम बिंग, ठीक। आपको यहां क्या करना है, फिर से इस प्रॉब्लम की CF निकालनी है। निकाल लेते हैं CF, बड़ा आसान है। सबसे पहले भैया 5 को 0 करो। तो आई थिंक मेरे स्टेप्स बड़े क्लियर होना चाहिए। 5 को 0 करो, dy ऑफ dx को कैपिटल डी लो, 5 को क्या करो, 0 करो। दूसरे सीक्वेंस में आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर लेना है। तीसरे सीक्वेंस में आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। और चौथे स्टेप में आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। चलिए तो ये होगा आपका d डिवाइडेड बाय ऑफ d प्लस ऑफ 2 y विल गेट आउट विच इज इक्वल्स टू ऑफ 0। सो यहाँ से d की वैल्यू आई कितनी, -2। और d की वैल्यू अगर -2 आई तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, थ्रू द रूट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ CF। और CF जो निकला यहाँ से वो बड़ा आसानी से निकल रहा है C1 एंड देयर आफ्टर e टू द पावर m1 इज नथिंग बट -2 इंटू वॉट, x। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है सो इट विल बी x अलोन।
अग्रीड। तो मैं सच मुझे नहीं लगता कि यार इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको कहीं भी दिक्कत आएगी। आपको केवल ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के बाद रूट्स कैलकुलेट करने हैं। अगर ऑर्डर 3 है तो 3 रूट आएंगे, ऑर्डर 5 आएंगे तो 5 रूट आएंगे। कई बार बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है, बोले सर मैं 2 रूट निकाल के आया हूँ। भाई वो 2 रूट नहीं थे, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में रिपीटेड रूट्स थे, तो हुए तो 4 रूट्स। तो आप 4 रूट्स को एड्रेस करने के लिए 4 ऑक्सिलरी इक्वेशंस के साथ आपको 4 आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए ही चाहिए होंगे। सो सम टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर, सो यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन ओवर देयर। अग्रीड। सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू अंडरस्टैंड। आप आसानी से इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, CF का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, तो एक आध प्रॉब्लम मैं और भी ले लेता हूं। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर प्रॉब्लम, and here also I need to get the CF. I need to get the CF of the given differential equation, and the differential equation is nothing but d square plus 5d plus 6y is equals to of e to the power x, and my basic intention is to get the CF for this particular problem. तो यार ये तो देख के समझ में आ रहा है, y ऑपरेटर ऑलरेडी रखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैपिटल X को 0 करोगे, e टू द पावर x को क्या करोगे, आप 0 फीड करोगे, और यहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा आसानी से निकल जाएगा, और उसके बाद इसके रूट्स निकालोगे, और रूट्स से आप क्या निकाल पाओगे, आसानी से CF निकाल पाओगे। इट्स क्वाइट इजी टू कैलकुलेट। ठीक, तो यहां से आपको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होने जा रहा है इज सॉर्ट ऑफ d स्क्वायर प्लस ऑफ 5 ऑफ d प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, देख लेंगे थोड़ा सा। आपको सबसे पहली बात तो 2 ऐसे नंबर्स चाहिए होंगे जिनका एडिशन जो हो वो 5 हो और उनका मल्टीप्लीकेशन 6 हो, वो नंबर 3 and 2 होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट दैट। ये होगा 3d प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। d यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो d प्लस 3, 2 यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 रूट्स निकलते हैं आपके, इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो d के 2 रूट्स आए -2 and -3, विच इज मोर देन इनफ टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ CF. So by seeing -2 and -3 where they will fall, they are real in nature and distinct in behavior. So here it's gonna be CF is gonna be C1 e to the power m1x, which is -2x, plus of C2 e to the power -3x. That is what it is. So it's quite easy to calculate. Agreed? तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ कुछ भी डाउट होना चाहिए। चलिए, अब इसी सीक्वेंस में अब बेसिकली अपन बात करेंगे द इवेल्युएशन ऑफ PI और द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ माय बेसिक इंटेंशन इज टू गेट द वैल्यू ऑफ PI। द CF पार्ट इज ओवर। कुछ लास्ट में मैं गेट के न्यूमेरिकल भी लूंगा और कुछ एक कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेने जा रहे हैं, जिससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कायदे से CF और PI का एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन कैसे करने जा रहे हैं। और वो तो छोड़ दो एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन, साथ में आप एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट k पूरे के पूरे जनरल सॉल्यूशन की स्टडी कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल which is also called PI। देखो, ये सबसे पहले इसके लिए प्रोसेस क्या होगा ये देख लेता हूं। आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से आप डिफरेंशियल ऑपरेटर वहां अप्लाई करेंगे और स्ट्रक्चर को पिक करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बाय द वे आपके पास एक प्रॉब्लम, चलिए एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। इट्स अ dny डिवाइडेड बाय ऑफ dx टू द पावर n an प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 y डिवाइडेड बाय ऑफ dx टू द पावर n माइनस 1 till a1 dy by of dx plus of a naught is equals to of x। अग्रीड? सो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले एक डिफरेंशियल फंक्शन यहां से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। डिफरेंशियल फंक्शन कुछ नहीं होने जा रहा, a नॉट y इट इज। डिफरेंशियल फंक्शन कुछ नहीं होने जा रहा। अब जैसे आपने पहले क्या किया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपने y को 0 की तरफ शिफ्ट करके उस पूरे के पूरे कंपोनेंट को 0 किया। अब कुछ नहीं कर रहा मैं, यहां से क्या निकाल रहा हूं, f of d निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, माई बेसिक प्रोसेस इज टू गेट द वैल्यू ऑफ f of d विच इज इक्वल्स टू ऑफ an d टू द पावर n प्लस an माइनस 1 d टू द पावर n माइनस 1 डैश डैश a1 d प्लस ऑफ a नॉट। तो आपका जो बेसिक फर्स्ट क्या होगा, step होगा is to get the value of PI. You will get the function of the differential operator f of d from the given differential equation.
which could be easily calculated by just keeping dy of dx as capital D. If it is differential in terms of n, so it will be d to the power n, and the constant coefficient will come as it is. The first part is done. ठीक. Now the second one, the f of d will be operated over the f of d will be operated over the x, and that will lead the value of pi. I'll repeat it again. First you will get the function of the differential operator d from the given differential equation, and once the f of d has been clearly known, now the component of f of d inversal will get operated over the x and its result will be equals to of pi. So we are going to wait about it. तो ये मेरे को क्या करना होगा, देखना होगा. But what is gonna be the exact result? That solely depends on the structure of x. कि structure of x ही decide करने जा रहा है कि pi का behavior या nature कैसा होगा. Now so I can have the little bit list about it. तो होने जा रहा है आपका third point. थर्ड में अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे पहला पॉइंट. अगर बाय द वे आपके पास x जो है, इफ द x इज इन द फॉर्म ऑफ e to the power ax, x is in the form of e to the power ax, so how to solve this problem? See, then 1 upon f of d where the x is e to the power ax can be easily taken as where the d has been fed as a and e to the power ax, and that is what your pi is all about. That is what your pi is all about. This is what your pi is. Quite easy. It's quite easy. Agreed. Now if I take a worst situation where I found f of d at a is equals to of 0. So in that situation what we are going to do over here, little bit changes we had to do. We had to multiply with x will get multiplied, divided by, will differentiate my differential operator, and after differentiating I'll keep d is equals to a e to the power ax, and that will be your possible pi. But again we get a worst situation where the f dash dA is equals to of 0. If I assume a situation is equals to 0, I'll take this situation again. X will get multiplied with the x again, it will become x square. 1 divided by of f double dash d is equals to of a e to the power ax. बट मोस्टली दिस मैनी और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर आप गेट में एक्सपेक्ट नहीं करते. आप ये मान के चलेंगे e टू द पावर x f ऑफ d, आप d की जगह में क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं. लेकिन अगर f ऑफ a 0 हो गया तो आपको एक स्टेप आगे जाना होगा, आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू d, उसके बाद d की जगह में a रखना होगा. लेकिन ये प्रोसेस करते में आपके पास एक एक्स्ट्रा x आ चुका है. सिमिलरली अगर बाय द वे अनफॉर्चुनेटली f डैश d एट a पे भी आपको वैल्यू 0 मिलती है, सो यू हैव टू गो फॉर द डबल डिफरेंशिएशन, देयरआफ्टर यू हैव टू कीप d इज इक्वल्स टू 8 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई x स्क्वायर देयर. अग्रीड. तो चलिए मैं ये मान के चलता हूं ये क्या होगा, आपका फर्स्ट पैटर्न होगा. तो यार हर एक पैटर्न के साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता चलूं तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो चलिए मैं पहला न्यूमेरिकल भी ले सकता हूं इसमें. So my basic aim is to get the value of pi for the given particular differential equation. The equation could have been like d square y divided by of dx square plus of 3 dy by of dx plus of y is equals to of e to the power maybe 2x. e to the power maybe 2x. तो आप इसका बेसिक एम ये होगा पी निकालना, लेकिन आप चाहो तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं. इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा y के फॉर्म में होगा, दो पार्ट होगा, एक CF होगा और एक क्या होगा, PI होगा. यार CF मुझे नहीं लगता कि आप निकालने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए. आप इसका क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, e टू द पावर 2x को 0 मानेंगे, वहां से इसके रूट्स निकालेंगे. रूट्स को आप क्या करेंगे, स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म के फॉर्म में आप दो रूट्स निकाल सकते हैं. दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. रूट्स देख के समझ में आ रहा है कितने होने जा रहे हैं,
इसको 2 करो, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्या होने जा रहे हैं, 2 होने जा रहे हैं। तो यार अगर बाय द वे इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो रूट्स जो आने जा रहे हैं वो क्या होने जा रहे हैं, अगर आप लिखेंगे भी तो d+1 इंटू d+2 के फॉर्म में आने जा रहे हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो d+1 और d+2 का अगर फॉर्मेट लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आने जा रहा है d², साथ में कितना आने जा रहा है 3d, साथ में कितना आने जा रहा है 2, और वहां से आप इसके CF की वैल्यू को तो आसानी से निकाल सकते हैं। मैं CF की वैल्यू सीधे सीधे लिख रहा हूं, ये होगा C1 e⁻m1। m1 जो होगा वो ध्यान देना, आपके 2 रूट्स हैं, एक क्या है -2 है और एक क्या है -1 है। तो ये होगा एक -2, अगर पहले लिखते हैं -1 पहले लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ये होगा -x प्लस होगा C2 e⁻²x। तो यार मुझे एज सच CF निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने इसके हर एक फॉर्मेट्स के बारे में स्टडी कर ली है। बट नाउ माय बेसिक इंटेंशन इज टू गेट द वैल्यू ऑफ PI, एंड दैट टू फॉर द फॉर्मेट वेयर इट इज गेटिंग ऑपरेटेड ओवर द कैपिटल X एंड द कैपिटल X इज फॉलिंग इन द रेंज ऑफ e⁻ax। कैसे निकालना है देखो, अब मैं बात कर रहा हूं PI के एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन के बारे में। ये होगा 1/f ऑफ d। f ऑफ d यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होगा d² प्लस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2। अग्री करते हैं, किस पे अप्लाई होगा, e⁻²x पे। यहां अगर आप अच्छे से समझें तो a की जगह में क्या है 2 है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ नहीं है सर, आपने f ऑफ d के जगह में क्या रखने बोला था, a रखने बोला था। चलो रखते हैं, ये होगा 2² प्लस 3 × 2 प्लस 2, और ये होगा e⁻²x। अगर आप इसको डिनोमिनेटर को अगर क्या करते हैं, पूरे को क्लब करते हैं, सो इट बिकम्स 3 × 2 = 6 प्लस 2 8 प्लस 4, इट्स गोना बी 12। हियर इट्स गोना बी e⁻²x, और ये है आपकी PI की वैल्यू। तो अगर आपसे केवल प्रॉब्लम में PI की वैल्यू पूछी जाए तो ये आपकी PI की वैल्यू है। और अगर इस प्रॉब्लम का कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए तो CF की वैल्यू तो निकाल चुके हो, PI की वैल्यू कितनी आई है आपकी e⁻²x डिवाइडेड बाय ऑफ कितनी आई है, 12 आई है। तो अगर इस प्रॉब्लम से आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम, किसका प्रॉब्लम को मैं रिपीट कर लेता हूं। द प्रॉब्लम इज d³ डिवाइडेड बाय ऑफ dx³ प्लस ऑफ 3dy बाय ऑफ dx प्लस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू ऑफ e⁻²x। इसका सॉल्यूशन जो होगा भाई मेरे वो होगा y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट विल हैव CF हैज बीन नोन टू बी C1 e⁻−x प्लस ऑफ C2 e⁻²x प्लस ऑफ PI, and PI is nothing but e⁻²x divided by of 12. ये होगा आपका CF और ये होगा आपका PI, and anyways this is gonna be the complete general solution for the given problem. ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस में एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। अब मैं जानबूझ के इस प्रॉब्लम में मैं क्लियर रखूंगा, मैं यहाँ PI का कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में जानबूझ के कुछ चीजें मैं ऐसा चेंज करूंगा जिससे e⁻TX जो है 2x जो है f एट d इक्वल्स टू a पे क्या बनाए, 0 बनाए। चलो इस प्रॉब्लम को थोड़ा रीइन्वेंट या रीस्ट्रक्चराइज करते हैं। ध्यान देना, अगर मैंने सेकंड प्रॉब्लम लिया और सेकंड प्रॉब्लम में मेरे को केवल क्या कैलकुलेट करना है, PI। मैं मान के चलता हूँ CF आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये होगा कुछ d³ बाय ऑफ dx³ प्लस ऑफ 3dy बाय ऑफ dx। अग्री करते हैं। अगर बाय द वे आप d की जगह में अगर 2 रखना चालू करें तो ये क्या है, d² का फॉर्म है, सॉरी इट्स a स्क्वायर ना, देखेंगे किसका फॉर्म है, d² का फॉर्म है। आप देख भी सकते हो कितना हो गया है, d² का फॉर्म है तो क्या होगा 2 × 2 = 4, 4 प्लस कितना 6, कितना हो गया 10। आप एक काम करो, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको कर लो -10, y इज इक्वल्स टू ऑफ e⁻²x। देखो प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया, आप PI कैलकुलेट करेंगे। PI के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंशियल फंक्शन चाहिए होगा। डिफरेंशियल फंक्शन इस प्रॉब्लम के लिए क्या होने जा रहा है, d² प्लस ऑफ 3d माइनस ऑफ 10 साथ में ऑपरेट होगा e⁻²x। प्रॉब्लम में a की जगह में कितना है 2 है, आप इसको फीड करना चालू करें और जैसे ही फीड करेंगे तो इट बिकम्स 2⁻², दैट्स अ 4 प्लस 3 × 2 दैट्स अ 6, 6 प्लस 4 दैट्स अ 10, 10 माइनस 10 इज 0। तो आपको इस प्रॉब्लम में देख के एक चीज तो समझ में आ गया सर, f d at a the a is nothing but 2 is equals to of 0। तो ये प्रॉब्लम को आपको थोड़ा सा स्लाइटली फिर से प्रोसेस करना होगा। कैसे प्रोसेस करना होगा, यहां कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2d प्लस ऑफ क्या होगा 3 होगा। ठीक है,
ये अभी भी क्या होगा, e टू द पावर 2x होगा, केवल एक कंपोनेंट बाहर आएगा, वो किसका आएगा, x का आएगा। अब आप इस डेटा को फीड करें, डेटा को जैसे ही फीड करेंगे द x इज x, e टू द पावर 2x को आप साथ में ले सकते हो। अब यहाँ क्या होगा, d की जगह में फिर से क्या फीड होगा, 2 फीड होगा, तो ये कितना होने जा रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना 7। तो एक चीज ध्यान देना, तो आपको आज के बाद से e टू द पावर ax का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, आप आसानी से उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, स्मैश कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यार। कल के दिन प्रॉब्लम में ये भी डिफरेंस हो सकता था कि e टू द पावर ax की जगह में e टू द पावर माइनस ax। बाय द वे अगर मैं इसको ये मान लूं कि अगर ये प्रॉब्लम e टू द पावर ax का ना हो कि e टू द पावर ax प्लस b का होता, किसका होता, e टू द पावर ax प्लस b का, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। e टू द पावर ax प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इनटू e टू द पावर b तो लिख ही सकते हो। अगर आप e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर b लिख सकते हो तो e टू द पावर b तो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकालो ना सीधे सीधे, तो इसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है, e टू द पावर b को आप बाहर निकाल लो और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ नहीं आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ f, d की जगह में क्या रखना है आपको, a रखना है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर आपने e टू द पावर ax का फॉर्मेट पढ़ाया, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम e टू द पावर ax प्लस 3 या e टू द पावर ax प्लस 4 का प्रॉब्लम आया, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच करोगे। हाँ, अगर वहां भी f ऑफ d इज इक्वल्स टू a पे अगर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप इस प्रॉब्लम को प्रोसेस करेंगे। तो आई थिंक मैं एक चीज तो आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि कभी भी अगर आपके पास प्रॉब्लम में कैपिटल X, चलिए तो फिर इसी सीक्वेंस में हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ x, कैपिटल X, और इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, PI का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो एज सच CF में कोई डिफरेंस नहीं आने जा रहा। अगर आप कैपिटल X का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो वैसे भी अगर आप CF कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल X को आपको 0 रख के ही कैलकुलेशन करना होता है। तो एज फार एज द CF इज कंसर्न इट्स नो मोर डिपेंडेंट ओवर दी कैपिटल X, यस, बट PI का स्ट्रक्चर जो होगा एग्जैक्टली डिपेंड करेगा कैपिटल X पे। ये मैंने लास्ट क्लास में इसका थोड़ा सा डिटेल दिया था और बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट दी PI कैलकुलेशन बिकॉज ऑफ e टू द पावर ax और इन जनरल e टू द पावर ax प्लस b। और अब मैं जो PI का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ वहाँ मैं प्रिसाइजली ये फॉर्मूला यूज करूंगा व्हेन द कैपिटल X हैज बीन फाउंड एज cos ax प्लस b और sin ax प्लस b। दैट मीन्स जो आप पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं इट्स इक्वली वैलिड फॉर आइदर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वेदर इट इज रिलेटेड टू द sin और वेदर इट इज रिलेटेड टू द cos, वेयर द a and b आर द कांस्टेंट। तो ध्यान देंगे, अगर बाय द वे आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ x होगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स PI की कैलकुलेशन के लिए आपने लास्ट केस में जो किया था अब फिर से उसको कंडक्ट करने जा रहे हैं। इट विल बी फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर d विच इज एट डिनोमिनेटर साइड विच विल गेट अप्लाइड ओवर द कैपिटल X, बट नाउ द स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज्ड। तो मैं अभी साइन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, बट कीप इन माइंड इट विल बी वेरी सेम फॉर द कॉस ऑल्सो। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूं, इफ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, और साथ में ये समझने की कोशिश करता हूं इसके PI को आप कैसे ऑपरेट करेंगे। सो इट्स PI इज गोना बी 1 अपॉन f d स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस a स्क्वेयर। इसका मतलब जो आपके पास क्या होगा, डिफरेंशियल फंक्शन होगा, वेर एवर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ d स्क्वेयर देयर आई विल बी फीडिंग द वैल्यू s माइनस a स्क्वेयर। व्हाट इज द a ओवर देयर, द a इज नथिंग बट द मल्टीप्लायर फैक्टर विथ x in the function of sine और multiplier of x in a function of cos. It could be any of them. तो मैंने बोला है कि मैं पहले क्या ले रहा हूं, I am taking the example of sine within a bracket ax plus b and this will be your PI. This will be your PI. ऐसा पढ़ के तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके मैं इसको ज़्यादा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊंगा। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल लाइक द प्रॉब्लम कुड बी साइन d स्क्वेयर y डिवाइडेड बाय ऑफ dx स्क्वेयर प्लस maybe 3 dy by of dx plus 2y is equals to of, it could be like sine of 2x plus of 3। और मेरे यहाँ बेसिक इंटेंशन जो है इस प्रॉब्लम से वो है इज टू गेट द वैल्यू ऑफ PI। CF निकालना तो बड़ा आसान है, इवन मैंने सेम प्रॉब्लम को उठा के इसका क्या किया है, CF का कैलकुलेशन किया हुआ है। सो माई बेसिक इंटेंशन इज टू गेट द वैल्यू ऑफ PI। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, फर्स्ट वील गेट द डिफरेंशियल फंक्शन आउट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1 upon FD and which will be applied over the sine of 2x plus 3। And once you'll compare this as well as this, you'll get to know the a is precisely equals to of 2, a is equals to 2 and similarly b is equals to of 3। करने क्या जा रहे हैं अपन, सबसे पहले अपन डिफरेंशियल फंक्शन को रिकॉल करेंगे। What is going to be the differential function? It will be d square
it will be 3D and it will be 2 alone. Agreed? Thereafter it will be sine of 2x plus of 3, and here instead the d square I had to feed where it is d square has to be fed as a minus a square. That means 1 divided by of d square will be fed as a square with a minus sign. A is nothing but 2, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 with the minus sign, that's gonna be minus 4 plus of 3d plus of 2, and here is gonna be signed within a bracket 2x plus of 3. अग्रीड? अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, सो द वैल्यू विच इज कमिंग इन योर हैंड इज गोना बी 3d माइनस ऑफ 2 विच इज गेटिंग ऑपरेटेड ओवर साइन ऑफ 2x प्लस 3. यार अभी भी ध्यान देना, आपको अगर एग्जैक्ट पीआई चाहिए तो आपको यहाँ पूरा का पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, या फिर पूरे के पूरे इस कंपोनेंट को फ्री रखना होगा आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर से. बट एक चीज ध्यान देना, अभी भी फंक्शन किसका है, साइन का है. आप डी की जगह में कुछ नहीं रख सकते. डिनोमिनेटर मस्ट हैव द कंपोनेंट ऑफ डी स्क्वायर सच दैट द डी स्क्वायर कैन बी इजीली केप्ट एज अ माइनस ए स्क्वायर. तो वो करने के लिए आपको एक ऑपरेशन फिर से करना होगा. द मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली जो अपन 9th 10th में पढ़े हुए हैं, द ऑपरेशन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई नाउ इज गोना बी पार्शियल फैक्टर. व्हाट, यहां क्या करना है मुझे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 3d प्लस 2 का, और द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनलाइजेशन. So what I am going to do over there, I am going to rationalize the particular factor such that at denominator you will have the component of d square, and again it is getting operated over the sine of 2x plus 3. It's quite easy. Numerator will remain 3d plus 2 divided by denominator will become a minus b into a plus b, that will become a square minus b square. That means it becomes 9 of d square minus of 4, and here is gonna be sine of 2x plus 3. Again, instead the d square I can feed the value as minus a square. A is 2, a square becomes 4 with a minus sign becomes minus 9. So it is nothing but 3d plus 2 9, d square will be equals to minus of a square which is nothing but minus of 4 minus 4 sine of 2x plus of 3. Okay, in next step what we are going to do over here, 9 4 ja is gonna be 36 with a minus sign, that's a minus 36, minus 4 that's a minus 40. So definitely 1 upon 40 with a minus sign can be brought it out. Thereafter the component which is left inside is nothing but 3d into 2 which is getting operated over sine of 2x plus 3. यार डिफरेंशियल ऑपरेटर था क्या, आपने पहले भी देखा हुआ था. जब मैंने क्या किया था, पूरा का पूरा लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, तो d वाज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑब्वियसली टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख के समझ में आ रहा है इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में वो कितना है, x है. क्या है, x है. सो d इज नथिंग बट d by of dx. तो आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं. सो हियर इज गोना बी 3 टाइम्स ऑफ d by of dx plus 2 which is getting operated over the sine of 2x plus 3, and thereafter the bracket is getting closed. Agreed? तो चलिए इसको मैं रब आउट करता हूँ. चलिए यहीं अपन कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं. तो c is gonna be minus 1 upon 40, 3 will be outside, d by ds will be applied over the sine of 2x plus 3. So its differentiation is going to be cos of 2x plus 3, and the 2 will come out. So here is going to be 2 cos of 2x plus 3. 2x plus 3. That is what the response is, and thereafter the 2 will get straight away multiplied over the sine of 2x plus 3. तो अगर आप यहाँ से एग्जैक्ट पी आई अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट पी आई इज गोना बी, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लें, तो एट द आउटर मोस्ट साइड you will have minus 1 upon 20 because 2 has come out, and 2 divided by 40 is gonna be 1 upon 20, and the component which will be left out thereafter is gonna be 3 times of cos within a bracket 2x plus 3, then plus sine 2x plus 3, and that is gonna be your exact PI.
तो आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि कभी भी अगर आपके पास कैपिटल एक्स का स्ट्रक्चर जो हो साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, तो आप डिनोमिनेटर में जो डी स्क्वायर का फॉर्म है उसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और शायद तब भी आपके पास कुछ डी के फैक्टर बने तो मेथड ऑफ मैथमेटिकल कुछ नहीं, आप क्या करने जा रहे हो, रेशनलाइजेशन के थ्रू आप नीचे फिर डी स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर में अगर आपके पास डी या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर का कंपोनेंट आता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर स्ट्रेट अवे यू कैन गो अहेड विथ द डिफरेंशिएशन जो मैंने यहां किया। तो आप केवल नीचे में डी को डी स्क्वायर बनाते जाएं, डी स्क्वायर की जगह में माइनस ए स्क्वायर फीड करते जाएं, एट लास्ट यू विल हैव पी आई इन योर हैंड। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में अपन एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रबिंग इट आउट। सो दिस इज व्हाट योर सॉल्यूशन इज। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम कुड हैव बीन find the again the value of pi for the given differential equation, and the differential equation is nothing but d cube y by of dx cube plus of y is equals to of cos within a bracket 2x minus 1। फिर मैं बोल रहा हूँ CF निकालना बड़ा आसान है, आपने इसको पहले स्टडी किया हुआ है। जस्ट माई बेसिक कंसर्न इज टू गेट द वैल्यू ऑफ पी आई। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन रखना होगा। सो इट विल मेक डी क्यूब, it will make merely 1, and here it is getting operated over the cos 2x minus of 1। तो यार इस ऑपरेशंस में आपको एक चीज तो क्लियर होगा, ये किसकी जगह में प्लेस्ड है, ए की जगह में प्लेस्ड है, ये किसकी जगह में प्लेस्ड है, बी की जगह में प्लेस्ड है। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, -1। तो आप क्या करने जा रहे हैं, 1 अपॉन, ध्यान देना, डी इंटू डी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये तो लिखा ही जा सकता है, एंड विच इज गेटिंग ऑपरेटेड ओवर द कॉस ऑफ 2x माइनस 1। डी स्क्वायर की जगह में क्या रखने जा रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान देके, डी स्क्वायर की जगह में रखने जा रहे हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर। हियर इट्स गोना बी माइनस 2 स्क्वायर विच इज नथिंग बट -4 प्लस 1, एंड हियर इट्स गोना बी कॉस ऑफ 2x माइनस 1। ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। डी क्यूब का आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू डी। डी स्क्वायर के फॉर्म में बाइफरकेट करने का बेसिक रिक्वायरमेंट ये था, द डी स्क्वायर हैज टू बी फेड एज अ माइनस ए स्क्वायर एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज टू बी अ फंक्शन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। तो जानबूझ के मैंने डी को डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, सच दैट आपका डिनोमिनेटर में अब क्या हुआ है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ डी पहले से श्रिंक हुआ है। पहले डी क्यूब था, अब ये कहां पहुंच चुका है, डी पहुंच चुका है। एनीवेज इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। हियर इज गोना बी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 माइनस 4d which is getting operated over the cos of 2x minus of 1। फिर ध्यान देंगे, नीचे d की जगह में तो आप सीधे कुछ रख नहीं सकते हैं, तो d को d स्क्वायर जरूर बनाया जा सकता है। फिर से कहा, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन से। आप ऊपर में किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 प्लस 4d, नीचे में 1 प्लस 4d का मल्टीप्लीकेशन करने से इट बिकम्स a स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस ऑफ 16d स्क्वायर। अग्रीड? एंड हियर इज गोना बी cos ऑफ 2x माइनस ऑफ 1। अब देखो फिर से प्रॉब्लम आसान हो चुका है, कुछ नहीं करना, वी हैव टू कीप 1 प्लस 4d डिवाइडेड बाय ऑफ 1 माइनस 16 d स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ऑफ -4 फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड हियर इज गोना बी cos ऑफ 2x माइनस ऑफ 1। नीचे क्या होने जा रहा है, 16 into 4 that's a 64 plus 1 that's a 65। So at denominator you'll have 65, and at numerator you will be having 1 plus 4d which is getting operated over the cos of 2x minus of 1। Is that part clear? फिर से कुछ नहीं कर रहा मैं, 1/65 को मैं बाहर निकाल रहा, ठीक है। 1 will get multiplied with cos of 2x minus 1, well and good, that will remain as it is, and similarly 4 and thereafter the differentiation of cos 2x minus 1। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, सो डेफिनेटली माइनस बाहर आएगा, और साथ में जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ 2x का तो 2 भी बाहर आएगा। सो हियर इज गोना बी 4 टाइम्स ऑफ 2, एंड हियर इज गोना बी साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ 1, एंड द रिजल्ट इज गोना बी 1/65 cos of 2x minus 1, and here is gonna be -8 times of sine of 2x minus 1। Is that part clear? So the result is gonna be where the problem was. The problem was here, okay? So the result was equals to of 1/65 cos of 2x minus 1 minus 8 sine 2x minus 1, and that is what your PI is all about. This is what your PI is।
ठीक है। तो यार अभी मैं केवल क्या कर रहा हूं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले रहा हूं, लास्ट में कंसोलिडेट करके मैं गेट के प्रॉब्लम लूंगा, जहां मैं सीएफ के भी कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम लिया हुआ हूं, पीआई के कैलकुलेशंस के भी प्रॉब्लम लिया हूं, और इतना कर लेने के बाद 10 मोर देन एडिक्वेट क्या प्रॉब्लम को आसानी से स्मैश कर लेंगे। ठीक है, इसको भी रब आउट करता हूं। देखो लास्ट केस में एक प्रॉब्लम आई थी, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आपने एक प्रोसेस फॉलो किया था, द सेम प्रोसेस इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑल्सो। व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, if the denominator becomes 0, definitely the complete structure has to become infinitive, which is not at all true. That means if f at d square is equals to of minus a square has found to be 0, we had to take its alternate path. See, if f at d square by keeping is equals to of minus a square is found to be 0, what was this alternate? मैंने कुछ नहीं किया था, डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डेफिनेटली किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में, और वहां फीड करेंगे अब d स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस a स्क्वायर एंड यूल हैव होप द डिनोमिनेटर इज नो मोर 0 नाउ। तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लीकेशन होगा एट न्यूमरेटर एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस ऑपरेशन ओवर द साइन ax प्लस b। ध्यान देंगे अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, सो बाय अप्लाइंग दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ यू विल बी लीडिंग टू योर रिजल्ट। अगर फंक्शन का वर्थ डी स्क्वायर एट माइनस ए स्क्वायर पे अगर 0 हो गया, सो दिस विल बी योर रिजल्ट। और बाय द वे स्टिल योर प्रॉब्लम हैज नॉट बीन रिजॉल्व, दैट मीन्स एफ डैश एट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ए स्क्वायर is found to be 0. So you have to take next path. Instead the x, now another x will get multiplied at numerator, and now you have to apply the same fundamental at denominator and which will be operated over the ax plus b. तो पहले में कोई डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की, सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए, बट गेट में इतना लंबा प्रॉब्लम आने नहीं जा रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी हैविंग द प्रॉब्लम फ्रॉम हियर इटसेल्फ। इज दैट पार्ट क्लियर? सो ये सीक्वेंस हमेशा के लिए ट्रू होगा, चाहे वो कैपिटल एक्स इन अ फॉर्म ऑफ ई एक्स प्लस बी का हो, चाहे वो कैपिटल एक्स इन फॉर्म ऑफ साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी का हो। तो आप अगर आपका जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 होता है तो आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें और उसके रिस्पेक्ट में आपके न्यूमरेटर में क्या होगा, एक्स विल गेट मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस मैनर until and unless you do not get a situation where the denominator is no more 0. Is that part clear? चलिए, सो आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद अ फंक्शन कैपिटल एक्स विच हैज अ फंक्शन और विच हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रबिंग इट आउट। Now we are looking into the third kind of capital X, और उस capital X के लिए basically I would like to calculate the value of PI। यार याद ध्यान देंगे, यहाँ जो मैं third kind of capital X के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, here your capital X is forming a polynomial function। तो यार polynomial function को आप clearly समझदारी के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, वो हर एक फंक्शन polynomial function कहलाएंगे। जैसे कि ये एक polynomial function है, 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 जहां की जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के पावर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, एक होल नंबर होंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे आपके किसमें, फंक्शन में, उसके हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो क्या होने जा रहे हैं, होल नंबर। इट कुड बी लाइक 0, इट कुड बी लाइक 1 2 3 4 5 एनीथिंग। इज दैट पार्ट क्लियर? लेकिन कभी भी ये प्रॉब्लम इस टाइप का नहीं हो सकता कि आप ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पास एक प्रॉब्लम था, द प्रॉब्लम वाज सॉर्ट ऑफ दिस। नो, यू कांट हैव दैट। सो डेफिनेटली तो आप इस टाइप के स्ट्रक्चर से आसानी से डील कर सकते हैं, एंड दोस स्ट्रक्चर विल कम अंडर द पॉलिनोमियल फंक्शन, जहां इंडिविजुअल जितने भी वेरिएबल्स रखे हुए हैं डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, उनका जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। होल नंबर का मतलब क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 एंड इट गोज टिल इनफिनिट। ठीक, चलिए, तो अगर इसकी स्टडी करने की कोशिश करता हूं तो देखो, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक या फंडामेंटल अपन को यूज करना है। जैसे मैंने e टू द पावर x प्लस बी के लिए देख लिया, साइन एक्स प्लस बी के लिए देख लिया, अब वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए देखना है। आपको कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले आपने जो सिस्टम फॉलो किया है, आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन रिकॉल करना है डिनोमिनेटर, एंड स्ट्रेट अवे यू हैव टू अप्लाई ओवर द कैपिटल एक्स। व्हाट इज द कैपिटल एक्स ओवर देयर? द कैपिटल एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज गोना बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और कुछ नहीं करना, एफ ऑफ डी को कहां की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है,
एंड डेफिनेटली इट विल बिकम एफ डी इनवर्स, और सीधे सीधे ऑपरेट करना है कैपिटल एक्स पे। और ऑपरेट करने के समय आप एफ डी इनवर्स का क्या करेंगे, पावर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैसे ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, आप बेसिकली एफ डी इनवर्स विच इज नथिंग बट अ पावर सीरीज एक्सपेंशन आप एक्सपेंड करेंगे, और किस पे अप्लाई करेंगे, आप अपने पॉलिनोमियल फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। और ध्यान देंगे पावर सीरीज एक्सपेंशन का जो हाईएस्ट पावर है, आप वहां तक क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे सच दैट you should not be able to residue any of the component which will apply over the capital X and will leave the component a non-zero। तो यार मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो कायदे से मैं एफ डी इनवर्स क्या करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा, और पावर सीरीज एक्सपेंशन यूज टू बी अ इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन, तो मैं उसको क्या करूंगा, ट्रंकेट करूंगा, वहां तक ट्रंकेट करूंगा कि कायदे से आपको ट्रंकेट कर लेने के बाद भी इसके रिजल्ट में सच कोई भी क्या नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। चलिए इसके लिए फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं, सो आई थिंक थिंग्स विल बी इवन क्लियर। तो एक न्यूमेरिकल लेता हूं बाय द वे। इफ आई टेक वन प्रॉब्लम, let's take the first problem. I need to get the pi for this particular situation. The situation could be like d plus 1 into y is equals to of, let's take x plus 1, x plus 1, ठीक है। तो यार अगर बाय द वे आप इसका केवल अभी क्या कंसर्न है आपका, द कंसर्न इज टू गेट द वैल्यू ऑफ पी आई। So what we are going to do over here, will be having f of d at denominator and which will get applied over the capital X, x plus 1, और यहाँ जो capital X है देख के समझ में आ रहा है, it's nothing but a polynomial function। क्या करेंगे आप, f d recall करेंगे, the f d is nothing but d plus 1 which will be applied over the x plus 1। आप कुछ नहीं करेंगे, ऊपर ले जाके इसका क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, और जैसे ही आप इसका इनवर्स करेंगे, डेफिनेटली नाउ यू कैन हैव दी व्हाट, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस डी टू द पावर माइनस 1, जो क्या होगा, एक पावर सीरीज एक्सपेंशन होगा। यार पावर सीरीज एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, किसमें, जब मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ाया है, तो आप उसको अच्छे से रिकॉल करेंगे। यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया कि कायदे से इसका एक्सपेंशन होगा कैसा। चलिए पहला कंपोनेंट होगा 1, माइनस यहां मल्टीप्लाई करेगा सीधे सीधे, दूसरा कंपोनेंट होगा कितना, d। नेक्स्ट कंपोनेंट होने जा रहा है, ध्यान देंगे, इज गोना बी डी स्क्वेयर, देन डी क्यूब, so on and so forth, which will be applied over the x plus 1। ध्यान देंगे, it's a infinite power series expansion। इसका मतलब ये कंपोनेंट कभी भी नल डाउन नहीं होगा, it will be keep expanding and the power of d will be continuously increasing। लेकिन यहां से जो आपके कंक्लूजन हाथ में आता है, that makes sense। क्या कंक्लूजन आपके हाथ में आता है, 1 अगर x plus 1 से मल्टीप्लाई होता है, so it will be x plus 1, thereafter minus sign। अगर d ऑपरेट होता है x plus 1 पे, so it's gonna be differentiation of x plus 1 with respect to the x, so it will result 1। thereafter plus, it's nothing but the double derivative of x plus 1 with respect to the x। तो यार एक चीज ध्यान देना, यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो क्या है, 1 है। अगर डबल डेरिवेटिव करते भी हैं तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, नेक्स्ट क्या होगी, 0 होगी, एंड here onwards all of the components are 0। तो इवन अगर आप इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन करते भी हैं, at last the result is gonna be very precise and very clear, and here is gonna be x plus 1 which will get subtracted with 1। you'll have result as x in your hand। agreed? so मैं ये बोल सकता हूं for this particular problem your pi particular integral is gonna be capital X, is gonna be capital X। ठीक, तो आपको ये थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां अगर बाय द वे पावर सीरीज एक्सपेंशन को अगर ट्रंकेट कर रहा हूं कहीं पर, तो उसके कारण कोई भी एरर लीड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बचे हुए कंपोनेंट जब भी क्या होंगे, कैपिटल एक्स पे अप्लाई होंगे, एक हायर डिग्री के बाद कहीं ना कहीं वो सब लीड करने जा रहे हैं 0। सो एटलीस्ट वी कैन ड्रॉप दोज ऑल कंपोनेंट। तो अगर मैं ये देखूं कि 1 प्लस डी इनवर्स का पावर सीरीज एक्सपेंशन होना कहां तक था, तो आप यहां तक तो करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यूल टेम, आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे, और गेट में वैसे भी आपका टाइम बहुत प्रीसियस होगा। तो आप केवल उसको एक्सपेंड कहां तक करेंगे, यहां तक करेंगे, और उसके बाद इसको ट्रंकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर आपको एक्सपेंशन लिखना भी है, स्टिल अगर वो x प्लस 1 पे ऑपरेट होगा तो वैल्यू विल बिकम 0। ठीक, अब ये एक चीज ध्यान देना, यहां जो कैपिटल x है वो हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों होगा, या उसके पावर जो होंगे वो हमेशा होल नंबर क्यों होंगे, वो एक सिंपल सा क्या नहीं हो सकता, 3/2, 2/3 क्यों नहीं हो सकता? देखो इसके पीछे रीजन है, अगर यही x प्लस 1 ना हो के अगर x टू द पावर हाफ होता, तब अगर आप इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन करते
तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि सर किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बाद हम इस पावर सीरीज को ट्रंकेट करें सच दैट उसका इफेक्ट जो होगा x टू द पावर हाफ प्लस 1 पे नल होने जा रहा है। भाई x टू द पावर हाफ का आप कितनी बार भी डिफरेंशिएशन कर लो, नेवर इट्स गोना बी जीरो। x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम हाफ बाहर आया, ये हो गया x टू द पावर कितना हाफ माइनस 1, इट विल बिकम x टू द पावर माइनस हाफ, और इसका डिफरेंशिएशन करते जाएं, चक्कर लगता जाएगा, बट द थिंग विल नेवर बी जीरो। इसीलिए इसने बहुत प्रिसाइज बोला है कि आपका जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द पावर्स ऑफ x इज ऑलवेज अ होल नंबर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा pi इज इक्वल्स टू व्हाट, x। चलिए इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूं। द ट्विस्ट कुड हैव बीन लाइक, अगर इसी प्रॉब्लम में d+1 इज d+1 and rather taking it x+1, I have what shifted to the x²+1. So what will be the change over there? अब आपको इसका जो क्या करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा, वो यहां तक करना होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ट्रंकेट कर सकते हैं। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सीरीज एक्सपेंशन में, तो यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। तो चलिए अब इस पे ऑपरेट करना चालू करते हैं। तो 1 विल गेट मल्टीप्लाइड ओवर द x²+1, it will remain x²+1 minus thereafter the d is nothing but the differentiation of x²+1 that will lead your 2x. Similarly d square, which is nothing but the differentiation of x²+1 twice with respect to the x. So first time it will be 2x, differentiation of 1 is gonna be 0, and thereafter the left out term will be exactly equals to of 2. So यहाँ से जो result आ रहा है that is equals to of x², थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, minus of 2x and thereafter 1 plus 2, that is what, 3. So I think आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि कभी भी अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसके लिए आप pi का कैलकुलेशन कैसे करने जा रहे हैं। सो मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ। Similarly, the fourth kind of the calculation where again my basic intention is to get the value of pi, and here the capital X will be equals to of e to the power ax, which is getting multiplied with another function v of x. तो यहां आप जब pi निकालेंगे, so the value of pi will be quite easy to calculate, and here is gonna be, ध्यान देंगे e to the power ax vx का बेसिक इंपैक्ट क्या आने जा रहा है, इंपैक्ट ये आने जा रहा है f of d प्लस a। आप e to the power ax को आप बाहर निकाल सकते हैं, and now it's turn to operate the function of d plus a over the नेक्स्ट फंक्शन v of x. इज दैट पार्ट क्लियर? तो मेरे हिसाब से एक न्यूमेरिकल ले लेने से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। व्हाई डोंट वी टेक अ न्यूमेरिकल इटसेल्फ? लेट्स टेक द प्रॉब्लम इज समवेयर d+1 y is equals to of e to the power ax of capital X. कैपिटल X की जगह में बाय द वे मैंने ले लिया है, लेट्स टेक x। तो ये प्रॉब्लम में अच्छे से समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में फॉल कर रहा है जहां e to the power ax is nothing but e to the power x itself, और आपका जो vx है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब e to the power x का इंपैक्ट आप जैसे रिमूव करेंगे, e to the power x को स्लाइड करके बाहर निकालेंगे, तो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन जो f of d था वो रिप्लेस होगा f of d प्लस a से, नया फंक्शन बनेगा, और आपको फिर से क्या करना है, जो तीन अल्टरनेट्स थे, या तो e to the power x प्लस b का, sin x प्लस b का, या फिर क्या पॉलिनोमियल का, उसमें से एक प्रॉब्लम में फॉल करेगा और वहां से भी क्या करना है आपको, रिजल्ट निकालना। देखो तो ये कुछ होने जा रहा है 1 अपॉन f of d। f of d क्या है, d+1 है, which we are going to operate over the e to the power x into x। e to the power x अगर बाहर आएगा तो d किससे रिप्लेस होगा, d प्लस a बोले तो d+1 से। e to the power x बाहर आया, इसका काम खत्म हुआ, और यहां से जो रिजल्ट आपके हाथ में आ रहा है दैट इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय ऑफ d+2 which is getting applied over the x। चलिए ये निकाल लेते हैं। सो हियर इज गोना बी e to the power x, एंड क्या करना है आप इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप ऊपर ले जाके क्या करेंगे, पलटी करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हो आप। देखो आप एक काम करो, ज्यादा आसान करने के लिए 2 कॉमन ही निकाल लो, इसको 2 कॉमन निकाल लिए तो डिनोमिनेटर में कितना बचने जा रहा है, 1 प्लस d डिवाइडेड बाई ऑफ 2, एंड विच विल बी अप्लाइड ओवर द x। हियर इज गोना बी e to the power x डिवाइडेड बाई ऑफ 2। आप अगर ऊपर लेके जाएंगे सो हियर इट विल बी 1 प्लस d by 2 to the power minus 1, which will be applied over the x. So here is going to be e to the power x divided by of 2. You will take a power series expansion.
here is gonna be 1 minus d divided by of 2, and the remaining component can be truncated because it is going to operate over the x whose power is 1. इसका मतलब x स्क्वायर अगर होता तो d स्क्वायर तक लेते, और या फिर दूसरे सेंस में बोलूं जितने भी हायर पॉलिनोमियल्स होंगे d स्क्वायर d क्यूब अगर वो ऑपरेट होते हैं x पे, दे विल मेक अ नल सिचुएशन. सो हियर इज गोना बी e to the power x divided by of 2. 1 is getting multiplied with the x, it will become x. Similarly, the d, which is nothing but d by dx, which will operate over the x, will become 1, and here is gonna be 1 by 2. Is that part clear? So you should have the fair idea about all of the 4 different structure of PI. तो बेसिकली आपके गेट में ये 4 से बाहर कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ PI नहीं पूछा जाएगा. द फर्स्ट इज EX plus B, द सेकंड इज sin AX plus B with its alternate cos AX plus B. Similarly, the next was a polynomial function where the x was taken as x to the power m, and the last one is nothing but e to the power AX, which is getting multiplied with the VX, and moreover the VX will be either of 3. It could be e to the power AX plus B, it could be sin AX plus B, or even it could be a polynomial function. Is that part clear? So I think this part must be clear to all of us. And exclusively we talked about the CF, exclusively we talked about the PI, and the general solution का calculation is nothing but the sum of both. तो चलिए अब इसी sequence में now we are going to take few problems from the gate. So let me take the few problems from the gate. It's a problem from GATE Mechanical year of 2016. Let's see what the problem says. If y is equals to of fx satisfies the boundary value problem y double dash plus 9y is equals to 0 at y is equals to of 0 is 0 and y at pi by 2 is equals to root 2, then find the value of y at pi by 4. ठीक, तो चलिए यहाँ से बाय द वे मैं इस प्रॉब्लम को रिकॉल करता हूँ. तो देखिए इस प्रॉब्लम में जो डिटेल्स दिए हैं मैं सबसे पहले उसको लिस्ट आउट करूं. सो द फर्स्ट डिटेल, द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियरली गिवन, इट्स y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0, और साथ में दिया हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ x. इसका मतलब यहां जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप और भी प्रिसाइजली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट d square y divided by of dx square plus of 9y is equals to of 0. और आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं. पहला कंडीशन दिया हुआ है y at x is equals to of 0 पे इसका वर्थ है 0, और सिमिलरली y at x is equals to of pi by 2 पे इसका वर्थ है फंक्शन का रूट 2, और आपसे निकालने पूछा गया है y at x is equals to of pi by 4 इसकी वैल्यू. ठीक है, तो यार सबसे पहली बात तो ये ध्यान देंगे, इस प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो वन थिंग इज क्वाइट क्लियर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू ऑफ 0. तो अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो y विल हैव द टू पार्ट CF प्लस ऑफ PI, बट एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इटसेल्फ इज 0, आपके y में केवल पार्ट ऑफ CF ही होगा, बिकॉज PI इज गोना बी 0. या फिर अगर मैंने ये देखा था तो CF इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो यार ध्यान देना, ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन किस फॉर्म में है, होमोजीनियस के फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो केवल किस फॉर्म में होगा, केवल CF का कंपोनेंट होगा. CF निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, मुझे क्या करना होता है, रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करना होता है. तो चलिए अगर पूरे सीक्वेंस से एक बार मैं कैलकुलेट करूं, आप क्या मानेंगे, डी ऑपरेटर किसको लेके चलेंगे, डी बाई ऑफ dx को. जैसे ही आप लेते हैं सो इट बिकम्स d square plus of 9 and here the y goes out is equals to of 0. So from here I would like to get the value of auxiliary equation, and the auxiliary equation is nothing but d square plus 9 is equals to 0. From here I'll get the roots of d, which is gonna be, it becomes minus 9 at that side, so here it's gonna be plus minus 3j. और एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो रूट्स हैं वो क्या है, 2 है, और द नंबर ऑफ रूट्स आर 2. साथ में वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में है, वेयर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ऑफ 0. तो अगर आप रिकॉल करेंगे अल्फा प्लस माइनस जे बीटा के लिए CF का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, e टू द पावर अल्फा x विद इन अ ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, समथिंग लाइक दिस.
ठीक, तो इस प्रॉब्लम को अगर कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट तो है नहीं, अल्फा क्या है 0 है, बीटा कितना है 3 है, सो वी स्टार्ट कीपिंग दोस वैल्यूज। तो यहां से मुझे CF की वैल्यू मिलती है आसानी से, एंड विच इज इक्वल्स टू ऑफ C1 cos, बीटा की वैल्यू क्या है ध्यान देना 3x है, प्लस C2 sin 3x, ठीक है। और वैसे भी CF ही आपका क्या होने जा रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन होने जा रहा है, सो y इज गोना बी C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। और वैसे आपको ये देखेंगे इसमें दो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो वैसे भी इन्वॉल्व होंगे, क्यों, मैंने पहले भी बोला था क्योंकि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 2 है। तो चलिए अगर बाय द वे इस प्रॉब्लम का प्रिसाइजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको y का जो क्या है वैल्यू दो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ x पे दिया हुआ है, सच दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 प्रिसाइजली। आप C1 की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे और साथ में C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये अभी तक प्रॉब्लम क्या था, ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन था, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैड नॉट बीन फेड exactly, but now we are going to do so। ठीक, पहले क्या करूंगा मैं, y at x is equals to 0 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 0, और अगर आप जैसे ही x 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है साइन ऑफ 0 इज 0, तो यहां से जो कंपोनेंट लीव करेगा वो केवल लीव करेगा C1। वैसे भी cos ऑफ 0 क्या होगा 1 होगा। तो यहां से समझ में आता है, एक इनपुट तो बिल्कुल समझ में आता है कि कायदे से C1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसका मतलब y को मैं थोड़ा रिफाइन कर लूं तो y के पास केवल कौन सा कंपोनेंट होने जा रहा है C2 sin of 3x is still the value of C2 is not known। Please turn to get the value of C2। कैसे निकालेंगे, आपको y at x is equals to of pi by 2 पे प्रिसाइजली इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी √2। So what we are going to do over here, आपको ये पता है y is nothing but C2 sin 3x, the C2 will remain as it is sin 3 and the x will get replaced with this। ठीक है, 3 pi by 2 is nothing but, what is the 3 pi by 2? 3 pi by 2 is nothing but 270 degree। इज दैट पार्ट क्लियर? तो साइन 270 जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, इतना तो मैं मान के चलूंगा पता होगा। सो साइन 270 इज गोना बी -1। सो यहां से आपको एक चीज समझ में आया, √2 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ C2। व्हाई? बिकॉज साइन 3 पाई बाई 2 इज नथिंग बट -1। तो यहां से आपको C2 की वैल्यू भी समझ में आ गई, विच इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ √2। तो यहां से आप एक एग्जैक्ट जनरल सॉल्यूशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। एंड व्हाट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ओवर देयर? द C1 आप निकाल चुके हो 0 और C2 की वैल्यू आपने निकाली है -√2 साइन ऑफ 3x। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाने के बाद आप किसी भी वैल्यू ऑफ x पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनीवेज, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ y इज इक्वल्स टू ऑफ -√2 which is getting multiplied with sin of 3x, और आपसे वैल्यू पूछी गई है एट x इज इक्वल्स टू π/4 पे, तो ये होने जा रही है y एट x इज इक्वल्स टू ऑफ π/4 पे वैल्यू होगी -√2 एंड हियर इज गोना बी sin 3 π/4 एंड द वैल्यू इज गोना बी sin 3 π/4। तो यार एक चीज ध्यान देना, आपसे पूछा जो गया है वैल्यू कहां पूछा गया है, sin 3 π/4 पे पूछा गया है। तो यार एक चीज ध्यान देना, sin 3 π/4 का मतलब क्या होता है 135 डिग्री, और वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपकी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और sin 3 π/4 इज सेम एज इक्वल्स टू ऑफ वैल्यू ऑफ sin ऑफ π/4 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ -√2 टू ऑफ 1/√2। √2 goes up and the result will be in your hand which is equals to of -1। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपसे प्रॉब्लम पूछा गया है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पीआई का कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि कैपिटल X 0 है। कैपिटल X 0 है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कहां पहुंच गया, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां CF का कंपोनेंट 0 होगा। इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन विल बी द कंपोनेंट ऑफ CF अलोन। और आप अगर बाय द वे दो इनपुट से ये देखेंगे, आप रिफाइन करके उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक ले गए हैं, और आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है। यूजिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू π/4 पे पूछी गई है, विच इज precisely equals to of -1। Is that part clear? चलिए इस सीक्वेंस में एक नया प्रॉब्लम लेंगे। Let's see, this problem has come in GATE Chemical Engineering year of 2016. What the problem says? What is the solution for the second order differential equation d square y by of dx square plus y is equals to 0 with the initial condition y at x is equals to 0 as 5 and dy by dx at x is equals to 0
is equals to of 10 and thereafter you have got the 4 different number of solutions। तो यार देख के समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम फिर से किसका है, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जहां कोएफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट है और साथ में कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप सीधे सीधे इसको क्या करने जा रहे हो, पहले एफ ऑफ डी को 0 से कंपेयर करके ऑक्सिलरी इक्वेशन, नेचर ऑफ क्या निकालना है आपके रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स आपको देंगे CF, और वहां से आप निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे 2, क्योंकि ऑर्डर है 2, और वो दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स को आप आसानी से निकाल पाएंगे बाय टेकिंग द टू इनिशियल कंडीशंस वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 बाय द वैल्यू ऑफ y एंड बाय द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम फटाफट बनाने लायक है, सच कोई इशू है नहीं। तो अगर आप देखते हैं द प्रॉब्लम इज d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय ऑफ dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू ऑफ 0, सो y विल बी इक्वल्स टू ऑफ cf प्लस ऑफ pi की वैल्यू क्या होगी 0। CF की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है यार, मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए थोड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से CF अगर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। हाउ डू वी गेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गोना बी d स्क्वायर प्लस ऑफ 1 y इज इक्वल्स टू ऑफ 0, सो द वैल्यू ऑफ d इज गोना बी प्लस माइनस ऑफ j। तो यहाँ भी आपके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में है और 2 रूट्स हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोना बी क्वाइट इजी एंड दैट इज नथिंग बट c1 cos of b which is equals to of 1x plus of c2 sin of b or beta which is nothing but 1x which will get multiplied with the e to the power 0x, e to the power 0x that is nothing but 1 itself। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे समझ में आता है सर आपका जनरल सॉल्यूशन y जो है वो कुछ नहीं है सर c1 cos of x इन प्लस c2 sin of x के फॉर्म में है। लेकिन आपको 4 ऑप्शंस देखने के बाद और प्रॉब्लम में दिए हुए डिटेल्स को देखने के बाद एक चीज क्लियर होगा, ये प्रॉब्लम में जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है। इसका मतलब C1 और C2 की एग्जैक्ट डेटास फीड करनी होगी और वो भी बाय टेकिंग फ्यू ऑफ द इनिशियल डेटास एंड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द इनिशियल कंडीशंस। देखो इनिशियल कंडीशंस क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 पे कितनी है 5 है। तो यार x जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो चुका होगा, वैनिश हो चुका होगा, और यहां बचेगा c1 cos 0 विच इज नथिंग बट 1 विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द c1। तो आप पहला कंपोनेंट यहां से निकाल पा रहे हैं c1 की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट एंड दैट्स नथिंग बट द 5। तो चलो y को रिफाइन कर लो, y को अपन रिफाइन कर सकते हैं, c1 की जगह में क्या डाल सकते हैं 5 विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द cos of x plus of c2. Now it's turn to get the value of c2. How do we get? We'll recall the next one, which is nothing but the differentiation of y at x is equals to of 0 has been given precisely equals to of 10. So what we are going to do over there, we are going to differentiate this function with respect to the x. So here is gonna be minus of 5 sin x. Similarly, the differentiation of this is gonna be plus of c2 cos of x, और अभी भी क्या रखना है मुझे, x की जगह में क्या फीड करना है 0 फीड करना है, x की जगह में क्या फीड करना है 0 फीड करना है, which will be equals to of 10 minus 5 sin 0 is 0 minus 5 into 0 is nothing but 0 minus 5 into 0 is nothing but 0 plus here it's gonna be c2। अग्रीड। सो यहां से c2 की वैल्यू समझ में आती है मुझे कितनी 10। हम कुछ ना करें, आपने जो y निकाला था c1 की वैल्यू तो ऑलरेडी वहां नोन थी, अब c2 की वैल्यू भी फीड करें। सो y इज गोना बी 5 ऑफ cos of x and thereafter plus of 10 times of sin of x and from here you got the value of the y and which is nothing but the particular solution. So y is gonna be 5 cos x plus of 10 sin x, so the answer is gonna be D. Is that part clear? So the answer is gonna be D. चलिए इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। Let's see what the problem says. Let y of x be the solution of the differential equation d square y by of dx square minus 4 dy by dx plus 4y is equals to 0 with the initial condition y of 0 is equals to 0 and dy by dx at x is equals to 0 is 1, then find the value of y at 1। ठीक है, चलो तो फटाफट अपन देखते हैं। सर ये प्रॉब्लम को देख के मैं सीधे सीधे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने जा रहा। एक चीज तो क्लियर रखना, आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम में करना क्या है,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये प्रॉब्लम है किस फॉर्म का, कहीं ना कहीं एक लीनियर फॉर्म का है और साथ में इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। आसानी से आप इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू CF प्लस PI के फॉर्म में। CF का कंपोनेंट होगा, PI 0 होगा क्योंकि कैपिटल X 0 है। CF में भी दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे, क्यों, क्योंकि आप सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका अगर ऑर्डर 2 है तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2 आएंगे और उस दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स को निकालने के लिए आपको मशक्कत करना पड़ेगा। क्या जनरल सॉल्यूशन में आपको दो डिटेल से इनिशियल कंडीशंस की वैल्यूज रखनी होगी एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 y और उसका डेरिवेटिव वैल्यू। फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 एंड एग्जैक्टली यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ y। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ y नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है जब आप x की वैल्यू अगर 1 फीड करते हैं तो y कितना मिलेगा। तो बड़ा आसान है, देखो फटाफट सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा। तो अब मैं कुछ स्टेप्स यहां से गायब कर रहा हूं। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, d² माइनस ऑफ 4d प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। ठीक है, तो यार अगर इससे रूट निकालने हैं तो या तो आप फॉर्मूला से निकाल लें माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई f2a, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल लें। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आप करेंगे तो यहाँ क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका एडिशन जो हो -4 हो और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो +4 हो। तो वो नंबर होने जा रहा है -2 और -2। और या फिर दूसरे तरीके से आप सीधे सीधे इसको अगर देख रहे होंगे तो एक चीज तो समझ में आ रहा होगा, इट्स नथिंग बट d - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ 0। इज पार्ट क्लियर। तो यहां से d के क्या निकल रहे हैं, दो रियल रूट्स निकल रहे हैं, लेकिन ध्यान देना दोनों के दोनों क्या है, रिपीटिंग इन नेचर है। दोनों के दोनों क्या है, रिपीटिंग इन नेचर है। तो y का क्या होगा, एक CF पार्ट होगा और एक PI पार्ट होगा। यहां से CF निकलने जा रहा है, PI का पार्ट तो वैसे ही 0 होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल X की वैल्यू 0 है। तो चलिए y की वैल्यू जो होने जा रही है मैंने निकाला हुआ था। इफ द रूट्स आर रियल एंड रिपीटिंग द स्ट्रक्चर यूज्ड टू बी थोड़ा सा रिकॉल करना, अगर बाय द वे आपके रूट्स क्या हैं, अगर रियल हैं और साथ में क्या है, रिपीटिंग है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर इज क्वाइट इजी, e टू द पावर 2x विद इन अ ब्रैकेट c1 प्लस ऑफ c2x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। अब आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस दिए हुए हैं वो फीड करने की कोशिश करता हूं। y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 पे कितनी है, 0 है। चलिए फीड करते हैं, तो ये होगा e टू द पावर 0, साथ में होगा c1 प्लस c2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 का। तो e टू द पावर 0 दैट इज 1 गेट मल्टीप्लाइड विद c1। तो यहां से एक रिजल्ट सामने समझ में आता है आपको, c1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। c1 की वैल्यू आप 0 फीड करें तो यहां से y बिकम्स मोर इजी एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर 2x। c1 की वैल्यू आप 0 फीड कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है c2 इंटू x। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ dy एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करें, वो करने से पहले c2 को कॉमन निकालें। अग्रीड। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स होगा, e टू द पावर 2x को ऐसे ही रहने दें, डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस नेक्स्ट टाइम आप x को एज इट इज रहने दें और आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं e टू द पावर 2x का, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये होगा 2 इंटू e टू द पावर 2x और आपको डेरिवेटिव वैल्यू दी हुई है विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1। अग्रीड। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, c2 इंटू साथ में क्या कर लें आप, x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 फीड कर लें। 0 फीड करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर 0 इंटू 1 प्लस x। आप जैसे 0 फीड करेंगे बचा हुआ कंपोनेंट एज सच आपके लिए कोई काम का नहीं होगा एंड विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1। अग्रीड। तो यहां से समझ में आता है कि c2 की वैल्यू आपके लिए कितनी है, 1 है। चलिए तो आई थिंक आसानी से आप प्रोसेस कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू ऑफ, अब जब डेटा फीड करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ e टू द पावर 2x। c1 की वैल्यू 0 है और c2 की वैल्यू जो है आपने अभी निकाली कितनी है, 1 है। सो हियर इज गोना बी x। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इज टू गेट द वैल्यू ऑफ x at x is equals to of 1. So here I need to feed x is equals to of 1 and here it becomes e to the power 2 into 1 and hence the answer is gonna be e square which is nothing but the option number D. Option number D. So मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ या उटपटांग नहीं होने जा रहे। You have to just follow the exact structure and at last you will be getting the result out of it. Is that part clear?
चलिए इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं. नाउ दिस प्रॉब्लम हैज कम in GATE mechanical year of 1996. Let's see what the problem says. The solution of the differential equation y double dash plus 3y dash plus 2y is equals to 0 is of the form of, 4 options are given. Options देख के समझ में आ रहा है arbitrary constant को आप exact value से क्या नहीं किया, आपने replace नहीं किया है, तो ये प्रॉब्लम अभी भी किसका होने जा रहा है, एक जनरल सॉल्यूशन का केस होने जा रहा है. So let's see the problem. What it says, y square or y double dash plus of 3y dash प्लस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू ऑफ 0. ध्यान देंगे y का जो सॉल्यूशन होगा इट विल हैव ओनली एंड ओनली CF पार्ट, PI विल बी 0, PI विल बी 0. CF का पार्ट कैसे होगा, आप सबसे पहले f ऑफ d निकालेंगे, f ऑफ d यही निकाल लें, f ऑफ d जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ d स्क्वायर प्लस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2. आप कंपेयर करें किससे, 0 से. तो यहाँ इसके दो रूट्स निकलने जा रहे हैं. मिडिल टर्म स्प्लिट से आप इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं. ये क्या होने जा रहा है, d इज इक्वल्स टू ऑफ -2 एंड -1. तो इसका जो क्या होगा, CF पार्ट आने जा रहा है दैट इज गोना बी C1 e टू द पावर -2x प्लस C2 e टू द पावर -x एंड दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी, लेट मी सी वेयर इट इज, C1 e टू द पावर -x C2 e टू द पावर -2x. So the best most answer is gonna be option C. और वैसे भी ध्यान देना C1 और C2 क्या है, इंटरचेंजेबल है, क्योंकि as such I do not know the exact value of C1 and C2 until unless I will not feed the exact values, they are merely same. तो इसमें कोई as such difference नहीं आने जा रहा. Is that part clear? तो चलिए इसी सीक्वेंस में अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. क्या प्रॉब्लम है, शायद मजा आएगा इसको बनाने में. चलिए ले लेते हैं. See what the problem says. The solution of the differential equation d square y by of dx square plus 6 dy by dx plus 9y is equals to 9x plus c with the c1 and c2 as constant is. ध्यान देना, आपको ये सॉल्यूशन पूछा गया है और अब पहली बार आपने ये देखा है कि कैपिटल X 0 नहीं है. इसका मतलब आप इसका CF भी निकालेंगे, आप इसका PI भी निकालेंगे, दोनों को ऐड करके आप y का सॉल्यूशन निकालेंगे. और C1 और C2 की एग्जैक्ट वैल्यूज फीड नहीं की गई है. अगर आप इसके ऑप्शंस को कीनली ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब आप इस प्रॉब्लम का जनरल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं. इज दैट पार्ट क्लियर? देखेंगे. सो आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू ऑफ डी स्क्वेयर वाई बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 6 डी वाई बाई ऑफ डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल्स टू ऑफ 9x प्लस ऑफ 6. तो चलिए अब प्रॉब्लम थोड़ा मजेदार हुआ. सबसे पहले मैं y का एक सॉल्यूशन लिखूंगा. इसके दो पार्ट होंगे, एक CF होगा और एक क्या होगा, PI होगा. CF कहाँ से निकलेंगे, रूट के स्ट्रक्चर से निकलेंगे, और PI कहाँ से निकलेंगे, जो सेकंड अल्टरनेट मेथड देखा था वहां से निकलेंगे. तो CF के लिए सबसे पहले रूट्स चाहिए होंगे. या रूट्स मेरे हिसाब से अब आपको देख के समझ में आना चाहिए रूट्स क्या होगा. ये क्या होगा, डी स्क्वायर, क्या होगा ये डी स्क्वायर प्लस 3 ऑफ डी प्लस 9, और आप क्या करोगे, कैपिटल X को 0 रखोगे और वहां से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा. तो आपके पास स्ट्रक्चर हुआ डी स्क्वायर प्लस 6 ऑफ डी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से आसानी से बना सकते हैं. आपको यह पता चलेगा कि आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 3d प्लस 9. डी अगर यहां से कॉमन लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, वो आ रहा है d प्लस 3 एंड d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. पहला तरीका ये है. या फिर ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो किसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, d प्लस 3 का होल स्क्वायर. इसके मतलब इसके पास दो रूट्स होंगे. कौन कौन से रूट्स होने जा रहे हैं, क्लियर रखना. एक होगा -3 और दूसरा भी होगा -3. इसके मतलब इसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल है और क्या है, रिपीटिंग है. तो आप इसका रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं. दैट इज व्हाट, e टू द पावर -3x विद इन अ ब्रैकेट c1 प्लस ऑफ c2x, c1 प्लस ऑफ c2x. PI निकालने के लिए यार इतना मेहनत तो किए हैं हम, मेरे को लगता है कि शॉर्टकट मेथड से भी बनना चाहिए. PI के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल फंक्शन नीचे की तरफ लाएंगे. डिफरेंशियल फंक्शन यहां के लिए क्या होने जा रहा है, डी स्क्वायर प्लस ऑफ 6d प्लस ऑफ 9, और ये अप्लाई होने जा रहा है एक पॉलिनोमियल फंक्शन पे. तो ये क्लियर रखना, आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल X के किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में फॉलो कर रहा है, थर्ड फॉर्मेट में फॉलो कर रहा है. आपको D को ऊपर लेके क्या करना होगा, D इनवर्स करना होगा. वो करने से पहले मैं थोड़ा और आसान करता हूं. 9 मैंने कॉमन ले लिया. 9 जैसे ही कॉमन ले लिया, स्ट्रक्चर कुछ और आसान हो गया है. इट्स गोना बी डी स्क्वायर प्लस 6 ऑफ डी डिवाइडेड बाय ऑफ 9 एंड विच विल बी अप्लाइड ओवर दी 9x प्लस 6. चलिए आप क्या करते हैं,
डिनोमिनेटर को फ्लिप करेंगे तो ये होगा 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस 6d डिवाइडेड बाई ऑफ 9, और यहां क्या करना है, आपने इनवर्स करना है, एंड विच विल गेट अप्लाइड ओवर द 9x प्लस ऑफ 6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे टेलर्स के थ्रू। तो आप ये ध्यान देंगे, अगर आप इसको एक बार से अगर ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर होते हुए इंडिविजुअल टर्म क्या होगा, डी टू द पावर 2 का स्क्वायर 4 होगा, डी का स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर होगा, और साथ में होगा 2ab, वहां डी स्क्वायर और डी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब होगा। लेकिन ये अप्लाई हो जा रहा है केवल एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट जो क्या है डिग्री है वो 1 है। इसका मतलब आपके पास d से जितने बड़े ऑपरेटर्स आएंगे वो सब के सब कंक्लूसिवली नल इफेक्ट देंगे। तो इसका मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा आसानी से 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस ऑफ 6d डिवाइड बाई ऑफ 9 आगे आप ट्रंकेट कर सकते हैं, और ये अप्लाई होने जा रहा है आपके 9x प्लस ऑफ 6 पे। ठीक है, चलिए एक स्टेप और आगे लिखते हैं। तो 1 तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होने जा रहा है 9x प्लस 6, एक काम करें माइनस 1/9 को आप बाहर रखें, तो डी स्क्वायर जब ऑपरेट करेगा 9x प्लस 6 पे तो डेफिनेटली क्या होने जा रहा है 0, और सिमिलरली 6 टाइम्स ऑफ जब d विच इज नथिंग बट द d बाई ऑफ dx ऑपरेट करेगा 9x प्लस 6 पे, या फिर 9x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन होने जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द x, तो आपके हाथ में जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी मेयरली 9। तो यहां से जो रिजल्ट आया ये और ये गया, बचा क्या 6 माइनस 6, ये और ये गया, ये और ये भी गया, सॉरी 9 और 9 भी गया। तो यहां से जो पी आई की वैल्यू आई वो कितनी आई, x। तो यहां से आप पी आई की वैल्यू जब फीड करेंगे तो ये आएगी x, एंड दिस इज गोना बी योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज गोना बी योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट मी चेक द आंसर। So the answer is gonna be, where it is C. The answer is gonna be C. C. Is that part clear? चलिए इसी सीक्वेंस में अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। See, this problem has come in GATE mechanical year of 2006, और यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है, PI कैलकुलेट करना है। और अगर आप प्रॉब्लम को कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है सर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ डी कैपिटल X का फॉर्म है, और यहाँ से PI निकालना बड़ा आसान है। आप सबसे पहले क्या करें, f ऑफ d निकालें। यार इस प्रॉब्लम को देख के f ऑफ d निकालना बेस्ट सच किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। f ऑफ d इस प्रॉब्लम को देखने के बाद जो मुझे समझ में आ रही है दैट इज वॉट इक्वल्स टू ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ 4 ऑफ d प्लस ऑफ 3। तो पी आई जो होगा आप क्या करते हैं 1/f ऑफ d विच गेट्स ऑपरेटेड ओवर द कैपिटल X, एंड हियर इज गोना बी 1/d स्क्वायर प्लस 4 ऑफ d प्लस 3 विच इज गेटिंग ऑपरेटेड ऑन 3 इंटू ई टू द पावर 2x। 3 आप बाहर निकाल सकते हैं, सो हियर इज गोना बी ई टू द पावर 2x। तो अगर आप इसको प्रॉपरली रीड करें तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है। आप कुछ नहीं, इसका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन निकालेंगे। d की जगह में क्या रखने जा रहे हैं आप, थोड़ा सा ध्यान देना। d इज इक्वल्स टू ऑफ क्या रखा है आप लोगों ने इससे पहले, d इज इक्वल्स टू व्हाट, a। तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इंटू 2 प्लस ऑफ 3, और ये आपका क्या होगा, pi होगा। कंप्लीट कर लेते हैं। इस गोना भी 2 2 जा 4, 4 प्लस 8 दैट्स 12 प्लस 5 दैट्स 15 e टू द पावर 2x, और यहां से आएगा e टू द पावर 2x 5 जा। So the answer for this particular problem is gonna be option number B, e to the power 2x divided by of 5, and that's gonna be the option number B. तो यार आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि कभी भी आपको अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां आपके कोएफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट हैं तो उस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे प्रॉपर्ली डील करना है। CF निकालना है, PI निकालना है। PI का पार्ट नहीं होगा जब क्या ना हो आपके पास कैपिटल X का पार्ट ना हो। CF तो एज सच आपके पास होगा ही होगा हमेशा, क्योंकि यू हैव गॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इफ यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन यू विल हैव रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू डिसाइड योर CF। अग्रीड। कल के दिन मैं ये बोलूंगा कि नेटवर्क के कुछ तगड़े प्रॉब्लम अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप ट्राई करो कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बनाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम के थ्रू आसानी से क्या कर सकते हो, स्मैश कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको इसको होमवर्क भी दे सकता हूँ। होमवर्क कुछ ऐसा हो सकता है, बाय द वे आपके पास क्या है, एक सीरीज RL सर्किट है, सीरीज RL सर्किट है, और बाय द वे अगर ये एक साइट होता है एट t इक्वल्स टू 0 पे एक एक्सपोनेंट इनपुट से e टू द पावर माइनस t से, तब अगर बाय द वे आपको
आई ऑफ टी का गवर्निंग इक्वेशन निकालना है ऑब्वियसली फॉर टी ग्रेटर देन 0 पे। तो ये इक्वेशन क्या हुआ है, t इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ स्विच क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, और आपको करंट का इक्वेशन निकालना है t ग्रेटर देन 0 पे। यार कुछ नहीं, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बनेगा। क्या बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देना, इट्स गोना बी l di by of dt plus of r I which is a function of t is equals to of e to the power minus t, जहाँ l और r क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। आसानी से आप इसके CF निकाल लेंगे, आसानी से इसके PI निकाल लेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा, वो तो छोड़ दो। ये प्रॉब्लम में अगर कुछ डिटेल ये भी दिया होता कि इनिशियली आपके पास इंडक्टर के क्रॉस करंट कितना होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 पे आपने क्या किया है, स्विच को क्लोज किया है, तो आसानी से आप इसका क्या निकाल लेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो आज के बाद से ध्यान देना, आपके जितने भी नेटवर्क के प्रॉब्लम होंगे वहां केवल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो लीनियर इन नेचर होगा, पहली चीज, और जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट इन नेचर होंगे। इसीलिए बार बार गेट का जो बेसिक कंसर्न रहा है या फिर इवन आपके गेट के सिलेबस का जो पार्ट रहा है वो केवल क्या रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ये अभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है, और वो तब भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और अब यहां आप जो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स गोना बी कॉचीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका स्ट्रक्चर कुछ होने जा रहा है। द स्ट्रक्चर विल बी x टू द पावर n dny divided by of dxn. It could have an plus an minus 1 x to the power n minus 1 d to the power n minus 1 divided by of dx to the power n minus 1. Agreed? Thereafter it could be a1 x dy by of dx plus a0 y is equals to of कैपिटल X। तो ध्यान देना, अभी तक आपने जो कैलकुलेशन किया था और अब की कैलकुलेशन में एक बड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आप यहां से सीधे सीधे आप क्या नहीं कर सकते, CF नहीं निकाल सकते। CF निकालने के लिए ये सब के सब क्या होने चाहिए थे, कांस्टेंट होने चाहिए, सच दैट यू विल बी गेटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो डिसाइड करने जा रहे हैं आपके CF की वैल्यू को, बट ये केस यहां नहीं है। तो इसको आप एडजस्ट करने के लिए क्या करने जा रहे हो, आप कुछ एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट्स करने क्या जा रहे हैं वो आप थोड़ा सा क्लियर रखना। ये अभी भी लीनियर फॉर्म ऑफ द क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो होगा, आप x की जगह में क्या फीड करेंगे, एक नया वेरिएबल जो क्या है, किसका फंक्शन है, t का। तो x फीड होगा e टू द पावर t के बराबर, और या फिर अगर आप इसको इन्वर्ट करें तो ये पता चलता है दैट t कैन ऑल्सो बी रिटन एज ln ऑफ x, ln ऑफ x, ठीक है। और ये कर लेने के बाद मैं इसके कुछ डेरिवेशन वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूं, हाँ, लेकिन यहां से आप सीधे सीधे कुछ चीजों को आप बिल्कुल बाय हार्ट करके बैठेंगे तो यहां से जो आपके रिजल्टेंट आने जा रहे हैं, तो जितने भी x dy by ऑफ dx के टर्म हैं वो रिप्लेस हो चुके होंगे d ऑफ y से। सिमिलरली जितने भी x स्क्वेयर dy by ऑफ dx के टर्म हैं वो रिप्लेस हो चुके होंगे d गेटिंग मल्टीप्लाइड विद d माइनस y से। सिमिलरली x to the power 3, sorry it's a square, ये रिप्लेस हो चुके होंगे d माइनस 1 d माइनस 2 इंटू y से। ध्यान देंगे यहां पर जो यहां d ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दैट इज नथिंग बट d डिवाइडेड बाय ऑफ dt। और सिमिलरली अगर x टू द पावर 4 d टू द पावर 4y d x टू द पावर 4 होगा तो d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 एंड एट लास्ट इट विल बी y। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी बल्की टू हैंडल। और आप जैसे ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर में करेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम कहां पहुंच चुका है, फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के पास पहुंच चुका है, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो आई थिंक यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया। ध्यान देगा, क्वाचीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लगातार पूछा जा रहा है, तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को आप डील कैसे करेंगे, ठीक है। क्लियर आइडिया। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पे। लेट्स टेक द प्रॉब्लम इज, चलो यहां ले लेते हैं। द प्रॉब्लम इज इट्स नथिंग बट एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई divided by of dx square minus of x dy by of dx plus of y is equals to of ln of x, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करना है यार, ये रिप्लेसमेंट्स वहां लिख सकते हैं सच, क्योंकि अभी भी मैंने जानबूझ के एक प्रॉब्लम लिया है, वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो सीधे सीधे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। दैट्स डिफरेंट थिंग कि कल के दिन प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, नीचे में t भी हो सकता है और इवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह में कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, तो x की जगह में आपको e टू द पावर t फीड करना है, या ln ऑफ x की जगह में क्या फीड करना है, t फीड करना है। सो पहला रिप्लेसमेंट ये होगा t। सिमिलरली एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किससे फीड होने जा रहा है, किससे रिप्लेस होने जा रहा है, डी इंटू डी माइनस वन, मल्टीप्लाई करके ही लेके जाएं तो ये होगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ वाई, माइनस साइन। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी वाई, एंड एट लास्ट द वाई विल रिमेन वाई। चलो, अगर बाय द वे आपने y कॉमन निकाल लिया, सो इट्स गोना बी डी स्क्वायर, this minus d and this minus d will make it minus 2d plus 1 y is equals to of t। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फिर से क्या बन गया है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका y का दो पार्ट होगा, एक क्या होगा CF होगा और एक क्या होगा PI होगा। मेरे हिसाब से CF और PI आपको साथ में निकालना आना चाहिए। तो CF के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को आप लिख सकते हैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसके पास दो रूट्स हैं, दोनों के दोनों रियल हैं, रिपीटिंग है, और कहीं ना कहीं रूट्स का जो नेचर है वो क्या है 1 and 1 है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा e टू द पावर 1। अब ध्यान देना यहां x नहीं t आएगा, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहां रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं। e टू द पावर t विद इन अ ब्रैकेट c1 प्लस ऑफ c2 इनटू t। अग्रीड? सो दैट इज व्हाट योर CF पार्ट। अब आप इसके PI पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो PI पार्ट क्या होगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d विच विल बी अप्लाइड ओवर द t। यही आपका क्या होगा PI का पार्ट होगा। So here it's gonna be e to the power t c1 प्लस ऑफ c2t। कुछ नहीं करना है, आप इसको इनवर्स ऊपर ही तो लेके जाना है यार। अब ऐसा सच मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए। आप केवल कितने टर्म का एक्सपेंशन करेंगे, पहला टर्म 1 होगा और दूसरा टर्म होगा माइनस टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d। बाकी कोई भी कंपोनेंट नहीं आने जा रहा, बिकॉज उनका जो क्या होगा पावर होगा वो एक्सीड करेगा 1 को, और वो अगर ऑपरेट होंगे t पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये होने जा रहा है 1 माइनस ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d। बाकी आप ट्रंकेट कर रहे हैं, ये ऑपरेट होगा किस पे t पे। तो यहां से जो रिजल्ट आया दैट्स गोना बी c1 e टू द पावर t प्लस c2 t इंटू e टू द पावर t प्लस ऑफ 1 क्या हो रहा है t से मल्टीप्लाई कर रहा है। डी स्क्वायर अगर t पे ऑपरेट होगा 0 होगा, और यहां से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है प्लस ऑफ 2। ठीक, तो यहां से जो रिजल्ट है आप निकाल लें। e टू द पावर t की जगह में क्या रख सकते हैं आप, x रख सकते हैं, सो इट्स गोना बी c1x प्लस c2। t की जगह में क्या रख सकते हैं आप ln x, और e टू द पावर t की जगह में क्या रख सकते हैं आप x। सो मैं लिख सकता हूं x इंटू ln ऑफ x प्लस t। t की जगह में आप क्या रख सकते हैं ln x प्लस ऑफ 2, ln x प्लस ऑफ 2। So this is what your solution is all about. So let me check what was the exact answer. Yeah, that is what the exact answer was all about. Is that part clear? तो यार इससे गेट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए हुए हैं, मतलब कि 3 से 4 जो प्रॉब्लम आए हुए हैं। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगता कि वो गेट के प्रॉब्लम मुझे लेने चाहिए, लेकिन आप बुकलेट में देखेंगे तो गेट में 4 से 5 प्रॉब्लम आए हैं और ये लगातार पूछे जाना वाला टॉपिक हो गया है। तो आप कॉचीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़े से रिप्लेसमेंट्स करेंगे और आपके बुकलेट में जितने क्वेश्चन है वो लगा लेंगे, डेफिनेटली यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल। सो ये आप आज का तीसरा वीडियो खत्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ध्यान देना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके पूरे के पूरे डिटेलिंग का अगर एनालिसिस करेंगे तो उसमें जैकोबियन का भी पार्ट है। सो देयर आर सेवरल टॉपिक्स। तो अगर ये देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस में इंडिकेटेड है, तो वहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि जो कन्फाइंड मैनर में आपको जो पढ़ना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, वो यही पार्ट पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लेंगे, सेकंड पार्ट का वीडियो देख लेंगे और थर्ड पार्ट का वीडियो देख लेंगे। सो यू विल बी हैविंग द फेयर आइडिया अबाउट द कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऑपरेट करना आना चाहिए कि इन फ्यूचर कहीं अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पूछ लिया गया सीधा सा घुमा के, तो यू मस्ट बी एबल टू मैनेज दैट। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।